ठीक है जी। हम अब सभी लोग क्या कहते हैं, पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, उसके बाद बैठक आरंभ करेंगे जी। एक तो सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करके बैठ जाएं सारे लोग। शुरू करेंगे जी। ओम शांति। मैं हमारे जितने भी अतिथि हैं और हमारे अधिवक्ता मित्र और सारे जो सहभागी हैं, सबको मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की ये बैठक लगभग 40 मिनट तक चलेगी और हो सकता है इसको हम और एक्सटेंड करें। तो अगर इन केस अगर 40 मिनट के पहले बीच में अगर हमारा फोन हम लोगों का जब डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसी लिंक से दोबारा हम लोग जुड़ सकते हैं जी। अब मैं मनु जी से अनुरोध करूंगा कि वो अतिथि परिचय कराएं जी। आप अनम्यूट कर लीजिए अपना, आपका फोन अनम्यूट, आपका म्यूट है। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं मेरठ प्रांत की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे बीच आज डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी उपस्थित हैं। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और पिछले कई सालों से प्रैक्टिस में हैं और आज का विषय कोरोना से संबंधित जो विषय है आज आप लेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा अभी हमारे बीच में उपल जी भाई साहब मौजूद हैं। सी उपल जी, नमस्कार। उपल जी की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से हुई है और 1970 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त की है। 1969 से 80 तक वित्त मंत्रालय में और 1980 से 86 तक आपने नगर विमान मंत्रालय में और 1986 से लेकर के 2005 तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सर्विस कर महाप्रबंधक के पद पर आप तैनात रहे हैं और वहीं से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। इस समय आप काउंसिल ऑफ वेस्ट यूपी आरडब्ल्यूए में सलाहकार, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए वेलफेयर सोसाइटीज ऑफ हस्तसाल और विकासपुरी में सचिव हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, सूझबूझ और आपके समर्पण की भावना को देखते हुए दिल्ली स्टेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में आपको महासचिव का कार्यभार सौंपा गया है। आज आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये सौभाग्य है हमारा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अलावा हमारे बीच आज हमारे मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक श्री कामेश्वर जी उपस्थित हैं। कामेश्वर नाथ मिश्र जी आपकी सादगी और सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, हम सब जानते हैं। कामेश्वर नाथ मिश्र जी ने संघ में काफी समय तक प्रचारक का दायित्व निभाया है और उसकी छाप अभी तक आपके व्यक्तित्व पर है और मैं समझती हूँ हमेशा रहेगी। आपने अधिवक्ता परिषद में भी काफी अहम भूमिका काफी समय तक निभाई है। आप इस समय हमारे भारतीय भाषा अभियान में हमारे मार्गदर्शक भी हैं और क्षेत्रीय संयोजक की भूमिका आपने निभाई है और आज आपका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। मुझे लगता है अभी डीपी मिश्रा जी को शायद आना था, वो शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे ही आते हैं तो उनका परिचय भी हम आपको कराएंगे। राघवेंद्र जी भाई साहब आगे आप जी। मैं माननीय विश्वनाथ तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विचार रखें। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। माननीय विश्वनाथ तिवारी जी का फोन केवल खुला रहेगा जी। रवि विश्वनाथ जी का कहाँ पे है? विश्वनाथ तिवारी जी अपना फोन अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। विश्वनाथ तिवारी जी का हाँ ये विश्वनाथ तिवारी जी माननीय मिश्र जी एक बार विश्वनाथ तिवारी जी को फोन कर दीजिए, अब म्यूट कर लेंगे फोन वो।
सारा सबको अनम्यूट कर दिया होता है। हाँ विश्वनाथ जी का हो गया। विश्वनाथ जी आप बोल सकते हैं जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, सभी लोगों आपकी को आवाज आ रही है। नमस्कार। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। हेलो जी आ रही है जी, आ रही है। जी जी। तो मैं इस महामारी कोरोना वायरस पर थोड़ा कुछ बोलना चाह रहा हूँ जी। जो अभी देश ही नहीं पूरे विश्व का ये महामारी बीमारी बनी हुई है और सारे लोगों की जो परेशानी अभी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए या इससे हमें कैसे लड़ना चाहिए और इसे कैसे हम बच सकते हैं या इसका कैसे उपाय कर सकते हैं, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि हमें पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आवश्यक, जब बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई वस्तु लाना हो जाना हो तब तो बाहर निकलें, वरना कोशिश करें कि हम घर पर ही रहें, घर पर ही सुरक्षित रहें और बच्चे परिवार को ज़्यादा ध्यान दें, बुजुर्गों को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन पर ज़्यादा इसका असर है, क्योंकि इनमें ह्यूमिडिटी जो है बहुत कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें कम होती है, ताकि इनको बचा कर रखने से हमें ज़्यादा सुरक्षित महसूस पूरी फैमिली होगी, क्योंकि एक आदमी को होने का मतलब है कि पूरे परिवार समाज अगल बगल सभी हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम निकलते भी हैं कहीं बाहर तो हमें अपने आप को ऐसा समझना है कि मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं हूँ। जो भी व्यक्ति है वो सब हमसे कोरोना वायरस से पीड़ित है, तभी हम अपने आप को उनसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि तभी हमारे अंदर ये मेंटलिटी पैदा होगी कि हम उनसे बचें, उनसे कट के चलें, उनसे बात भी करें तो मास्क लगा के करें, या हम अपने आप को सुरक्षित जहाँ समझें वहाँ खड़े हों या टच करें। तो इस तरह की जो कंडीशन है तभी हम समझ सकते हैं जब हमें ये समझ में आएगी बात कि ये कोरोना से लोग जो है इन्फेक्टेड हैं। और ये अगर हम सारे मतलब जन में ये बात भावनाएं आ जाए, ये एक्टिविटी आ जाए, ये हम सिचुएशन को और दूसरों को बताएं, तो शायद इसे हम कहीं ना कहीं आसानी से लड़ सकते हैं और इसको फैलने से रोका जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि हम इतना ना डर जाएं, इतना ना इससे भयभीत हो जाएं कि न भी बीमारी हो। जैसे आज के डेट में सीजनल बीमारी अब शुरू होने वाले हैं, फ्लू है, सर्दी खांसी जुकाम, इन तरह के अभी एक कंडीशन शुरू वाले हैं। तो ये ना समझ जाए कि मुझे कोरोना हो गया, मालूम हो गया कि अब हमारे ऊपर कोई अब दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही है, हम दौड़ते जा रहे हैं, इधर उधर मारे फिरे चल रहे हैं और हम इसी से जो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देंगे। तो ये भी नहीं करना है। या अगर हमें हुआ भी है तो हमें उसे कहीं सेंटर में जा करके अपने टेस्ट कराएं। अगर ये लगता है कि इस तरह की कंडीशन है, खांसी है या जुकाम हो रहा है, बॉडी में बहुत पेन हो रहे हैं, हाई ग्रेड टेम्परेचर हम फील कर रहे हैं, तो सारे अगर कंडीशन जैसे बताया जा रहा है कि कोरोना में क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये कंडीशन होते हैं। पहले ड्राइव कब होगा और वो होगा मतलब फ्रिक्वेंटली होगा, बार बार होता रहेगा, उससे क्या होगा, थ्रोट पेन होंगे, इस जैसे कंडीशन होगा। फिर उसके बाद आपको फीवर होंगे, फीवर इतनी हाई ग्रेड होगी तो पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, ज्वाइंट पेन होंगे जैसे चिकनगुनिया में होते हैं, उस ढंग से शुरू हो जाएगा। तब हमको ये समझ में फील होना चाहिए कि लगता है, बट आई एम नॉट श्योर, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं श्योर हूँ, लगता है। तो लगता है तो आप उससे कहीं ना कहीं अपने को सेफ रखें, एक जगह स्थिर हो जाए, घर में बंद हो जाए, अपने बच्चे परिवार आदि वगैरह से भी टच न रखें, और इसे किसी सेंटर में अगर आपकी क्षमता है तो प्राइवेट में चले जाएं, नहीं क्षमता है तो गवर्नमेंट की जितनी सेंटर खुली हैं वहाँ जाकर एक बार अपनी
जो है कोविड-19 का एक बार टेस्ट करा लें। उसके बाद वो आपका काम बदल जाएगा। वो सरकार का काम है, डॉक्टरों का काम है, वैद्यों का काम है। इस तरह के कंडीशन हमको रखना होगा। घर में अगर आप घर में परिवार हैं तो मास्क न पहने। मास्क का भी बुरा असर होता है। अब बहुत देर तक मास्क पहनेंगे तो आपको रिस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन कम बॉडी में जाएगा, देर में भी आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। या खुले कहीं आप मैदान में अकेले पार्क में बैठे तो ना पहने। हाँ, अगर बहुत पॉल्यूशन है तो उस नाते आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस पर जो है भी ध्यान देना होगा। गाड़ियां चलने लगी ये सब, तो जहाँ पॉल्यूशन होगा तो लंग्स डिजीज जो है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो डिजीज है वो बढ़ जाते हैं, वो 100% बढ़ जाएंगे। और ये जो है वायरस, ये वायरस बहुत रहते हैं, जैसे चिकनगुनिया है, वो जो है डेंगू वायरस है, या स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, या आपको जो है हर्पिक्स है, ये सारे वायरस हैं। बट इज नॉट लंग्स वायरस। ये लंग्स में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते हैं, बॉडी में होते हैं। इनकी भी थोड़ी ट्रीटमेंट जो है हमारे यहाँ एलोपैथ में या आयुर्वेद में ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये तुमको डायरेक्ट जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, तभी हम मास्क लगा के घूमते हैं, चलते हैं, ताकि ये, या हम कपड़ा कहीं टच कर गए, कपड़े घर में जाए तो सीधे बाथरूम जाए उसको उतार दें, रख दें, धुलवा दें, और हाथ साबुन से या फिर नहा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जिसको ठंडा से दिक्कत है नहाने में, वो गुनगुना पानी, गर्म पानी से स्नान करें, ना कि ठंडा से, नहीं तो उन्हें ज्वाइंट पेन हो जाएगा, फिर उनको जो है रिस्पिरेशन अपना जो है किसी बीमारी पैदा हो जाएगी। तो उस तरह से उनको गर्म पानी से नहाना होगा, साबुन से, शाम को, रात को, जब भी ड्यूटी करके उनको बहुत जरूरी है, बाहर जान तो जाएंगे। तो इस तरह से कंडीशन हमको इस तरह से बचा कर रखना होगा। और अगर कहीं आप हाथ टच कर लिया, बाय द वे सैनिटाइजर आपके पास नहीं है, तो अगर आपके आँख नाक मुंह में कहीं खुजली हो रही है, उसे हाथ नंगी आंखों से ओपन हैंड नोट कर वहां न लगाएं। बिल्कुल अपने पास रुमाल रखें, बहुत ज्यादा हो तब उसे करें, हाथ न लगाएं। क्यों? ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, ये सीधे वहीं से कनेक्टेड करेगा, अपर में जाएगा, अपर के बाद मिडिल में जाएगा, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, कंजेशन बना देगा, लोअर लैब को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। तो इस ढंग से जो है फिर हम ऑक्सीजन नहीं एक्सपेल कर ले सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सारे सिस्टम में असर होने लगता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो धीरे 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 कहीं न्यूरोपैथी होने लगेगा, या आदमी का कहीं हार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा। सबको ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, पूरे आपको बॉडी को जो है ऑक्सीजन चाहिए। और ये वहीं पर अटैक करने वाली बीमारी है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान हमको रिस्पिरेटरी सिस्टम से ही देना होगा। हमें वैसी कोई चीज खान पान या वैसी चीज भी नहीं करनी है जो हम, हाँ, ये बहुत लोग ऐसे रूमर कर दिए हैं कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। हाँ, उसके लिए है जो आदमी से इन्फेक्टेड है, या उसको जुकाम महसूस हो रहा है, या खांसी है, वैसे व्यक्ति को ठंडा चीज, फ्रिज का पानी आदि वगैरह सब परहेज करना चाहिए, बिल्कुल उसको टच नहीं करना चाहिए। ऐसे इसका कोई असर नहीं है। अगर आपको इस तरह की बीमारी नहीं है, और अगर ठंडा दूध लेते हैं फ्रिज से, आपको पेट में जलन है या एसिडिटी बनती है, तो फिर आप गर्म चीज ना लें, नहीं तो दूसरी बीमारी के आप जो है कि कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आएगा नहीं आएगा तो पीछे की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब जो है इतना हीट चीज लेने लगे तो कोरोना कहीं और जगह है, मालूम है कोई और बीमारियां हो गई। तो इस ढंग से कई कंडीशन हमको जो है बचा के अपने आप को रखना पड़ेगा। हमें जो है वातावरण, घरेलू चीज उपचार जैसे है जो हम सभी जानते हैं कि मुंह धोकर तुलसी के पत्ते 4 निकालें, ले लें। अगर आपको है आयुर्वेद में, अगर आपको भरोसा है आयुर्वेद से, अगर आपको कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं, डाइट हैं, आयुर्वेद डाइट है, उसको जो है फूड सप्लीमेंट में लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम मेडिसिन में लेकर नहीं चल सकते ना, तो हम फूड सप्लीमेंट में उसका यूज करेंगे। लहसुन सुबह ले लेते हैं, वो फूड सप्लीमेंट में आता है, उसको हम डाइट में नहीं महसूस करते हैं, लेते हैं। तो एक सुबह खाली पेट 1-2 दाना, हाँ, बहुत अगर ज्यादा कोई पित्तवर्धक है, जिसको पित्त की बीमारी है, जलन होता हो, तो वो या तो कम मात्रा में ले, या वो फिर न ले, फिर और आगे चीज ले। जैसे काढ़ा है, जैसे आयुर्वेद में त्रिकटु एक औषध होती है, पीपर सोंठ मरी, इसको त्रिकटु में शब्दों में माना जाता है। ये एक्चुअली जो है त्रिकटु पित्तवर्धक है, कफ शामक।
तो इसे हम डाइट के रूप में इसका हमें वो मिला करके, ये हल्दी मिला करके इसे एक हलवा के रूप में बना करके, मार्ग के रूप में बना करके हम 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच का हम यूज कर सकते हैं। और हेलो, हेलो, जी डॉक्टर साहब। जी आवाज, हेलो, जी आवाज आ रही है? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही राघवेंद्र है सर आवाज। अनम्यूट कीजिए, हाँ राघवेंद्र सर जी अनम्यूट जी कीजिए तब आपकी आवाज आएगी। जी, डॉक्टर हेलो, साहब आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए, जी 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 आवाज आ जी, रही है जी। ओके। तो इस ढंग से हमें इन सब चीजों से अपने को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे बॉडी की इम्यूनिटी को हम बढ़ाएं, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी, कोई भी व्यक्ति को अगर, हाँ, इसकी बॉडी इम्यूनिटी बनी हुई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आप में है और अच्छा है, तो कोई भी बीमारी आपको कम अटैक करेगी या नहीं भी कर सकती है। ये जो है वातावरण में लाखों बैक्टीरिया, लाखों वायरस, तरह के जीवाणु कीटाणु हम बिल्कुल फ्लाई करते रहते हैं, खाए आपके बगल में घूम रहे हैं, पता है आपको नहीं है, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप अटैक तभी करेंगे जब जिस चीज का आपके बॉडी में जो है इम्यूनिटी के कम जाएगा, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमेगी, तब आपको अटैक कर जाता है। जैसे हम बस में जाते हैं, टीबी किसी को, उसी बस में रोज जाने वाला को नहीं होता है, कोई चला गया, कोई थूक दिया, उसको टीबी मिला। तो इसी ढंग से हमको इन वातावरण से भी बचने के लिए हमें अपने आप को जो है एक बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता है। वो क्षमता है, कैसे बढ़ाएंगे? जो हमें कुछ योगाएं हैं, जैसे कपालभाति और जैसे अनुलोम विलोम, इस ढंग से थोड़ा, इससे क्या होता है कि, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ या सभी लोग जानते हैं कि ये कोरोना वायरस, ये जो है पल्मोनरी सिस्टम की बीमारी है, लंग्स बीमारी है, ये वहीं जाएगी। तो हमें इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, देखते रहना है कि हमें ये बराबर इसको एक्सरसाइज में रखना है, क्योंकि ये जब इनका काम है फैलना सुकूना, और हम जब उसको करते हैं तो इनका जो है गति जो है बढ़ जाती है। गति बढ़ने से क्या होता है कि इनमें अपना स्ट्रेंथ आ जाता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियों से ये खुद लड़ लेते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं दवा की। जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये सब चीजें जो हैं, अगर आपके पास विटामिन सी महंगी पड़ती है, नहीं है, तो आंवला लें। आंवला 20 संतरा के बराबर एक आंवले में होता है विटामिन सी। अगर 20 संतरा खाएंगे तो और एक आंवला खाएं तो बराबर, तो सस्ता चीज है। तो उसे हम अगर सालों भर कच्चे आंवला तो नहीं मिलेंगे, तो हम उसे आंवला के पाउडर जो है 1-1 चम्मच 3 बार लें। अगर आपको पित्त की बीमारी है, पेट में जलन होता है या हाइपरएसिडिटी होती है, तो आप उसको शहद के साथ खाएं या ठंडा पानी के साथ खाएं। अगर आपकी इस तरह की बीमारी नहीं है तो गुनगुना पानी से ले सकते हैं, 1-1 चम्मच 3 बार ले सकते हैं। तुलसी के पत्ता आप 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। त्रिकटु जहाँ है, शब्द का त्रिकटु बहुत अच्छा शब्द माना जाता है, आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। वो आपको जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, पीपल, सूंठ, मंज, त्रिकटु होते हैं। तो इसका जो है काढ़ा बनता है, या हम लोग पहले बचपन में गाँव में जब रहते थे तो इसका जो है हलवा बना कर रख दिया जाता था। जाड़े में लोगों को 1-1 चम्मच उम्र के अनुसार दिया जाता था, दूध के साथ, गाय के दूध के साथ ये लेते थे। लेकिन ये जो चीज है, ये उन व्यक्ति के लिए भी मना है जिसको बवासीर का शिकार, जिसको कहीं से ब्लीडिंग होती हो, कहीं से उसको जलन होने लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति के त्रिकटु नुकसानदेह होता है। और अगर उसको जुकाम है, खांसी है, तो भी ले सकता है, लेकिन उसका तरीका क्या है कि उसे पानी में डालकर उबालते समय कपड़ा से ढक करके उसका जो है भाप ले, लेकिन आंख बंद करके। वो क्या होगा, उसका गुण आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में, नेजल द्वारा रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला जाता है, और वहां जाकर के अगर ये बीटर होते हैं, तो बीटर जो चीज होती है रिस्पायरेटरी में, जो भी इंफेक्शन है उसको वो बहुत जल्दी जो है किल करता है, या ग्रोथ होने से उसको रोकता है। मल्टीप्लाई उसको नहीं होने देगा। कोई बैक्टीरिया एक ही आपके अंदर जाता है, या कोई वायरस एक ही जाता है, अंदर जाकर वो मल्टीप्लाई करने लगता है, वो अपने आप चैनल बनाने लगता है, और चैनल बनाते बनाते इतना ज्यादा चैनल बना लेता है
कि वो इतना आपको भारी पड़ जाता है कि अब आप उसका लोड नहीं उठा सकते। तो हम उस समय ये करते हैं कि उसको ये लेने से क्या होता है कि चैनल बनने से हम उसको रोकते हैं। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, लाखों करोड़ों में बनते हैं। जितना चैनल बनेगा उतना रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, उतना लोब में जाएगा, एयर लोब ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ से हम ऑक्सीजन निकाल के बाहर। ये सब कुछ जानता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, मुंह से लेते हैं, और फिर वो सांस में जाकर वहाँ पर ऐसे सिस्टम है और वो बाहर हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन लेके बाहर अंदर जाता है, पूरे बॉडी को इस तरह से वो सप्लाई करता है। ये सब कुछ जानता है एक बात, तभी इसमें ऑक्सीजन कमने लगता है। जब लोग में जिस तरह से कंडीशन आएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होगा, तो निश्चित रूप से वो दिक्कत होगी। तो इस ढंग से हम इसको प्रिकॉशन में रखेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको जैसे आयुर्वेद में अश्वगंध है, तुलसी है, और जो है लहसुन है, इनका प्रयोग सदा ऐसे भी आपको करना चाहिए। जी, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आवाज निरंतर आ रही है। जी, तो ये कहने का मेरा मतलब है कि इन चीजों का काढ़ा बना लें, या अगर कच्चे खाना चाहते हैं, अगर है आपका, तो आप इसको ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि खान पान में जैसे दूध, गाय का दूध, गाय का घी, शहद, इन सब चीजों का प्रयोग करें। ये सब त्रिदोष शामक में माने जाते हैं। और त्रिदोष शामक का मतलब होता ही है कि जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि सम दो समाग्नि सम धातु समल किया। आयुर्वेद में ये बहुत बड़ी शब्द है। आयुर्वेद में से तो 3 ही बीमारी है, कफ पित्त वायु, और 3 ही दवाइयां मानी जाती है। अगर इसको थोड़ा चुटकुला में शब्द बोले, हरे बहरा और अमृत। लेकिन खैर ये तो सूत्र है। तो सम दो समाग्नि जो सम धातु समक्रिया, यानी हमारा दोष जो है अगर समान अवस्था में है, मल अगर समान अवस्था में निकल रहा है, और ये समान अवस्था में है तो बीमारी है, और समान अवस्था में है तो आप निरोग हैं। इनको हमें भी, और ये बीमारियां, कोई भी बीमारी जब अंदर इनहेल करता है, बॉडी में इंटेंस डालता है, इन दोषों को जो है ना वो प्रकुपित कर देता है, असमान अवस्था में करने लगता है। और इनके लिए हमें ये इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने का, पीने का। जैसे आहार और विहार दोनों चीजें। आहार, आयुर्वेद का मतलब यही है कि निरोग व्यक्ति को सुरक्षित रखना है ना, और जो बीमार हो गए उसकी बीमारी को दूर करना, ये आयुर्वेद का मूल मंत्र है। तो इन सब चीजों को हम जैसे ले सकते हैं। और कहीं वातावरण जहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ को नहीं जाना, जैसे मैंने बाहर निकलना, जहाँ पर भीड़ भड़ाका है, बिहार में जैसे शब्दों में, यहाँ जहाँ पानी का जमा हुआ है, जहाँ कुछ ऐसी दुर्गंध है, वहाँ हम जाने से कहीं न कहीं उसको हम बचें और भीड़ में न जाए। तो इन तरह की जो है कई और भी ऐसी चीजें हैं जो हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से मिल गए और याद नहीं रहा, हाथ मिला लिया फटाफट। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं इस सब चीजों को ध्यान में रखना ही होगा। या कहीं रखना है तो ये अपने प्रधानमंत्री साहब ने बताया था कि मास्क लगाएं, कहीं किसी हाथ में मिलाएं, डरे नहीं, इसका उपचार करें और अपने आप को कहीं ना कहीं जो है सेफ रखें। तो इन सब चीजों का लेकर के ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज है, ये अब यही बीमारी चेचक में कन्वर्ट कर जाता है। वो अलग वायरस है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट बदल जाते हैं, उसमें जलन होता है तो उसमें हम लोग पहले नीम का पत्ता वगैरह देते थे, ठंडा देते थे, बाहरी चीज। इसमें ठंडा से बने हैं, क्योंकि लंग्स डिजीज ऐसे भी ठंडा से, जैसे आमतौर पर देखा गया है, निमोनिया है, खांसी है, दम्मा है, ये सारी बीमारियां मैक्सिमम ठंड में ही ग्रोथ करते हैं, ज्यादा बढ़ती हैं। तो इस ध्यान से हमें इस पर प्रिकॉशन रखना होगा। जब तक ये कोरोना वायरस का कोई परमानेंट उपचार या परमानेंट कोई वैक्सीनेशन नहीं मार्केट में उपलब्ध हो जाता है परफेक्ट, कि हाँ जैसे पोलियो, जैसे हेपेटाइटिस जैसे लोगों का वो बीमारियों का ये सब चीज आई है, वैसे अगर आ जाता है तब तो हम चलो लगा लिया, फिर भी तो सेफ। तो इस ढंग से हमें अभी इस बीमारी से लड़ने के लिए स्वयं को, अपने आप को इस पर जो है कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। लोगों से मिलने के लिए मिलिए, लेकिन उनसे दूरी बना के मिले
और यही मैं पहले भी कहा था कि अगर ये बात मैं समझ लिया कि सारे लोग इन्फेक्टेड मैं ही सही हूँ, वो आदमी को कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी शराब जो है बचते रहेगा, हर लोगों से बचता हुआ चलेगा, भागता चलेगा, वो अपना काम करके चला आया। घर में जब भी जाए कोई भी चीज है, हाथ धोए, साबुन से धोए, साबुन से धो करके, या किसी वस्तु को तुरंत न टच करें जब तक आप कहीं उसे हाथ धो नहीं लेते हैं। नहीं तो फिर सब कुछ जानता है कि ये कहीं भी बैठ करके, एक होता है जैसे स्वाइन फ्लू था, फ्लू है, ये क्या है कि हम खांसे और मुंह पर चला गया तब हुआ, लेकिन ये ऐसा तो इसमें है नहीं। कहीं आपको पैसे में आ गया, कहीं पेपर में आ गया, कहीं वस्तु में आ गया, कोई मेटल पर आ गया, पेपर अखबार में आ गया। तो इस ढंग से कहीं ना कहीं टच आप जब तक नहीं करें, ये तो बहुत बड़ी खासियत है, एक कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ ना कुछ बचा के देता है कि ये आदमी, ये जो है वायरस हवा में नहीं फैल रहे। हवा में फैलता तो कोई भी नहीं बचता। हमें तो बहुत कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए कि ये हवा में नहीं फैल रहा है। हवा में फैलता तो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर हो सबको हो जाता, और हम कहीं ना कहीं कहीं बचने के मेरे पास कोई चांस नहीं है। तो ये जो है हमें बहुत कुछ ना कुछ ईश्वर बचा कर कहीं ना कहीं देता है कि ये चीज टच करने से, और टच करने का मतलब है कि हमको पता है कि हम टच कर रहे हैं। इस टच करने वाली बात को तो हमको रोकना ही होगा, हमको उसको पहले कहीं ना कहीं रोक करके चलना पड़ेगा। तो ये ढंग से जो है, जैसे आप रात को सोते हैं या दिन में है, हल्दी का एक चम्मच एक गुनगुने दूध में हल्दी डालें, उसका जो है अपना जो है पिए, तो वो भी आपको जो है बॉडी जो है ना। तो किसी से बात हो रही है आपसे, 5 मिनट थोड़ी देर बात करूंगा या जी, हाँ, आपसे दोबारा थोड़ी देर में मुझसे। हेलो हेलो, आप कह रहे हो कि किसी से कॉन्फ्रेंस बात हो रही है, आपसे दोबारा बात करूंगा। ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी जी हेलो। अभी हमारा समय 37 मिनट हो गया है। अगर इन केस बंद होता है तो दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। डॉक्टर साहब आप बोलते रहिए तिवारी जी। जी जी, दोबारा लॉग इन करा लीजिए मिश्रा जी। दोबारा हाँ करा लें। दोबारा करा लीजिए, टाइम बहुत कराई कम है। लेते हैं, फिर डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, जो 2 मिनट का टाइम है बस आपके पास। जी दोबारा लॉग इन कर लेते हैं, सभी लोग दोबारा दोबारा लॉगिन कर लॉग इन लीजिए। कर लेंगे। थोड़ा सा एक विचार रखना चाहता हूँ जी आप रुक जाइए, दोबारा कर लीजिए इसको लॉग एक इन। बार दोबारा लॉग इन कर लेते हैं, फिर चाहता हूँ। ये दोबारा लॉग इन कर लेते हैं विनोद जी, तो कर लेते हैं आप 2 मिनट रुक जाएं, दोबारा जी, जी। दोबारा लॉग कर लें। जी जी, लीव करके दोबारा। मेरा अनम्यूट करो। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी से अनुरोध है, कृपया अपने विचार रखें जी। तिवारी जी अपना फोन अनम्यूट कर लीजिएगा। शुक्ला जी अगर इजाजत हो तो यहाँ पे मैं आज 30 सेकंड के लिए अगर मुझे बोलने की इजाजत हो तो थोड़ा सा रखना चाहता हूँ विचार। बोल दीजिए, तब तिवारी जी नहीं बोल तक आप बोल दीजिए। हाँ देखिए, सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। और मेरा कहना यह है कि पिछले 3 महीने में इतने सारे विद्वान लोगों से सबको मिलना जुलना हुआ है, इतने सारे साइंटिस्ट और डॉक्टरों से, कि ये जो अभी आधे घंटे की वार्तालाप चली है ये लगभग सबको मैसेज आ गया, सबको समझ गया। अभी तक मैं अभी तक जो समझा हूँ पूरा स्टडी करने के बाद, किसी भी साइंटिस्ट और डॉक्टर को ये नहीं पता है कि ये बीमारी होता कैसे या फैलता कैसे, इसका इलाज क्या। तो इधर उधर की बातों से एक कंक्लूसिव अगर किसी के पास हो कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, वो कहें तो ज्यादा बढ़िया है। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने बड़ा मेहनत करके आधे घंटा बोला है और इन्हीं सभी सम्मानित सदस्यों को समझाने की कोशिश किया है। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी वो बात याद हो, क्योंकि उनके खुद के बातों में इनके कंट्रेरी है, कभी काढ़ा कभी चाय कभी ये। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, सबका सम्मान करता हूं। कंक्लूसिव 2-3 पॉइंट बता दीजिए
ठीक है जी, ये आपकी करने से बात आपकी बात आगे विनोद जी, बाद में ये सारी बातें कहने से वो तो सर से ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ हाँ, तिवारी जी अपनी बात रखिए जी। तिवारी जी हैं कहाँ? तिवारी जी को फोन करना पड़ेगा। माननीय मिश्र जी, तिवारी जी को एक बार फोन कर दीजिए। माननीय मिश्र जी, कामेश्वर जी, मनु जी, आप एक काम करें, डॉक्टर डीपी मिश्रा जी का परिचय दें। मनु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और डीपी मिश्रा जी का परिचय दीजिए और उनके विचार रखिए। हमारे साथ आज भाई साहब जुड़े हैं, देवी प्रसाद मिश्र जी। आप उपनिदेशक हैं राजभाषा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में कार्यरत हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदी परिषद नई दिल्ली द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान के लिए आपको रामधारी सिंह दिनकर हिंदी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी एकेडमी मुंबई द्वारा अभी 5 जून 2020 को आयोजित स्वरचित काव्य लेखन प्रतियोगिता में कोरोना महामारी वर्तमान और भविष्य, इस विषय पर आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आपको पुरस्कृत किया गया है वहां पर। और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA LLB हैं, तो सब अपने ही परिवार से हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन भी आज हमें प्राप्त होगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब शायद अभी नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े अभी? नहीं, दिख तो नहीं रहे। भाई साहब एक बार जरा बात कर लें, अगर जुड़ रहे हैं तो ठीक है। मैं बात करता हूँ। मैं जुड़ा हूँ। हाँ जी, आप फिर अपना विचार रखिए डॉक्टर साहब। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। हाँ शुक्ला जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? थोड़ा गूंज रही, थोड़ा सा दूर से रखिए फोन, माइक थोड़ा सा दूर रखिए, माइक थोड़ा दूर रखिए आप। माइक तो दूर, आपकी कनेक्टिविटी लगता है थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से। हाँ तो डॉक्टर साहब मैं आप सभी का सबसे अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि लोग हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं जी। मैं इसलिए आप लोगों का आभारी हूँ। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है जी, आ रही है। आवाज शुक्ला जी की नहीं? मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही है आपकी आवाज जी, आ रही है आवाज आपकी। हम आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। मिश्र जी भाई साहब बोल रहे हैं? मिश्र जी बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आ रही है आवाज, बोले आप। नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। हाँ, नेटवर्क इशू है कुछ। जी जी जी, आ रही है आवाज कि नहीं मेरी? आ रही है। हेलो, आवाज आ रही, थोड़ा रुक के आ रही, बोलिए, आप बोलते रहिए प्लीज। जी थोड़ा सबसे पहले हम आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग हम लोगों ने कहा इसको शुक्ला जी जी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आवाज मेरी आई कि नहीं आपको सर जी? आ रही है, आप बोलिए जी, बोलिए। आ रही है? आ रही है सर, आइए, बोलिए आप। अच्छा ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको तो नमस्कार सुखी, क्योंकि हम लोग इसने आपने हमको जोड़ा। और आज का जो विषय आपने महामारी जब लोग अवसाद में और आपने एक बड़ा समागम किया है बुद्धिजीवियों का, मैं इसके लिए भी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो है आपने क्योंकि हिंदी से रखा है और क्योंकि मैं उससे संबंधित हुआ हूँ तो बहुत
बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक आज हिंदी के आप लोग सब न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, हेलो, हम जो है आप लोग न्यायालय में काम कर रहे हैं, किस तरह हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हम भारत सरकार में प्रयासरत हैं हिंदी में किस तरह प्रचार प्रसार हो। तो ये हमारा आपका दोनों का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है और बहुत नेक है। जहाँ तक आज का विषय है, क्योंकि समय कम है, तो उस विषय में हमको 2-3 अड़चन आती है, क्यों हम हिंदी को क्यों नहीं हम ला पा रहे हैं। पहली बात तो एक हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हम लोग मनुष्य जो है परिवर्तन विरोधी होता है। हम जो एक लीक पर चल रहे हैं, उस लीक पर ही काम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्ला साहब, हम लीक से बदल नहीं रहे हैं, हम लीक से बदलना नहीं चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत आज इस बात की है कि हमको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। उस मानसिकता में जरूरत है कि हम ये सोचते हैं कि हिंदी अंग्रेजी में ही सब कुछ हो सकता, नहीं, हिंदी में सब कुछ किया जा सकता, सारा ज्ञान विज्ञान प्रचार प्रसार सब कुछ किया जा सकता, बशर्ते हम लोगों को मानसिकता मनोवैज्ञानिक रूप से हम कहीं कहीं अंग्रेजी की जो हमको गुलामियत आई है उसको दूर करने की जरूरत है। नंबर 1 बात तो ये है। दूसरी बात शुक्ला जी, हमें ये कि हमें शिक्षा व्यवस्था में हमें अपना माध्यम जो है वो हिंदी को लाना पड़ेगा। जब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में पढ़ा करके और किसी से ये आशा करें कि वो आकर के लॉ कर या हिंदी में, डॉक्टर बना अंग्रेजी में, और क्या कहते हैं इंजीनियर बना अंग्रेजी पढ़ के, बाद में सरकार में काम करके आके हिंदी में करे, तो आज हमें जरूरत है, आप लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं, हमें शिक्षा व्यवस्था माध्यम जो है हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए। और जो तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, इस हर हमारी भाषाओं को, हमारी मातृभाषाओं को रोजगार से जुड़ना चाहिए। जब तक हम रोजगार से नहीं जुड़ेंगे शुक्ला जी, तब तक हम अपनी किसी मातृभाषा का उत्थान नहीं कर सकते। हमें जरूरत है हम लोग इसको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। रोजगार से कैसे जुड़ेगा? रोजगार से जुड़ेगा सरकार जो हमारी प्रतियोगिताएं हैं उनमें, हमारा जो साधन प्रदान व्यवसाय है उसमें विज्ञान इनमें लाने की जरूरत है। और ये काम आप लोग न्याय की प्रक्रिया में चाह रहे हैं, वहां हम लोग सरकार में हैं कि हमको इसको सरकार से अनुरोध करें कि हम लोग इसको हिंदी में, हिंदी को रोजगार की भाषा बनेगी। जब तक हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बनेगी तब तक कोई इसको नहीं पढ़ेगा। हिंदी नहीं, सारी मातृभाषाएं, आज सारी मातृभाषाएं हिंदी से, सभी अंग्रेजी से सभी कहीं न कहीं दुष्प्रभावित है। अंग्रेजी सब उसको परेशान हो गई है, अंग्रेजी के शोषण का साधन बन गई है। तो आज हम सबको लोग जरूरत है कि भारतीय भाषा अभियान एकदम चला रहे हैं, तो हमें सबसे जरूरत है कि हम भारतीय भाषाओं को किस तरह लाएं, और लाने की एक विधा है हम इसको रोजगार से जोड़ दें। जिस दिन हम रोजगार से जोड़ देंगे हर आदमी स्वतः इसको पढ़ना लगेगा। शुक्ला जी, जी बिल्कुल ठीक है। आप आवाज आ रही है शुक्ला जी मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है। हमें रोजगार, अच्छा हमें रोजगार से जानने की जरूरत है। और हम लोग क्योंकि के क्षेत्र में मुझे लगा क्या हिंदी आज जो है इसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि जब हमारे अधिवक्ता जो भी वर्ग जुड़ गए तो भारत सरकार ही नहीं, जो भी लग रहा है आप जैसे जो लोग न्याय की प्रक्रिया में हिंदी आना चाहिए तो एकदम दूर नहीं है। और आपको बहुत प्रयास है। अभी सितंबर 2018 समिति की बैठक हुई है तो प्रधानमंत्री ने उसमें एक निर्णय लिया कि सभी भारतीय भाषाओं के शब्द को हिंदी में लाया जाए, तमिल के, तेलुगु, कन्नड़ के, मलयालम के, हिंदी। ये स्थिति प्रक्रिया में हम लोग सब तमिलनाडु, कर्नाटक, पटना, और आप लोग तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का न्याय के क्रिया का, इनको जोड़े तो मुझे लगता है कि हो सकता है। और हिंदी सारी भाषाओं का केवल इसको प्रयास किया, जब तक ये रोजगार तब तक हम इसका नहीं कर सकते कि गाँव में अंग्रेजी के, क्योंकि अंग्रेजी रोजगार की बात, लोगों को अंग्रेजी में रोजगार मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी। हमारी मातृभाषाओं से नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ना चाह रहा, तमिल पढ़ना चाह रहा, न कोई मलयालम पढ़ना चाह रहा है। वास्तविक भाषा जो स्थिति है उससे कहीं शोषित हो गए हैं। तो आज का जो आपका कार्यक्रम और भी आवश्यकता है, और इसको कभी और मंच पर हम लोग जो कि आप भाषा मंच का कभी उसमें हम बात करें। अभी कई बातों को जरूरत है। तो आपको मानता हमें बदलने की जो लीक छटकर थोड़ा सा जरूरत है। दूसरा हमें इच्छा में जाना चाहिए, हम इच्छा का माध्यम करना चाहिए हमारी भाषाओं। तीसरा इसको रोज जोड़ने की जरूरत है। बहुत मुझे बहुत धन्यवाद।
और मैं आपका डेट्स एक संग्राम में कोरोना का तो लाइन आप सुनाना चाहो मैं हो तो सर जी। जी जी जी। हाँ, ये 4-5 लाइन मैं आप सुनना चाहता हूँ। और ने इससे जो मुझे पुरस्कार मिला है का, और वह जो है 21 सदी हमारी कोरोना मंजर है हमारे देश में आए, हम है 130 करोड़, वह है वह कितना है बलशाली, वह पूरी दुनिया नस्तक हुई बेचारी, वो कितना है बलशाली, उसके समक्ष दुनिया नस्तक हुई बेचारी, वो हारे भारत में नस्तक हो, यह संकल्प आज पूरी है। वो हारा भारत में नतमस्तक होगा है। एकांत साफ सफाई और खोज अनुसंधान उसकी राह दवाई, एकांतवास सफाई औसत उसकी राम भाई है। कोरोना आया है, भारत विश्व गुरु बनाने लेके आया है। कोरोना आया है, भारत विश्व गुरु बनाने का भारत के वैज्ञानिकों डॉक्टरों बड़ी और भी चुनौती लेकर आया है। शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुन रहे हैं? जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, और आपका आभार, आपने इतना समय दिया है हमारे लिए। हाँ, और आगे हम हमारे जो कहना, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, तो हम आपको दोबारा कभी सुनेंगे। अगली बैठक में आपको अनुरोध करूंगा आने के लिए। ठीक ठीक बिल्कुल। और आपका पूरा मुझे अपने शुभकामनाएं। और भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से हम हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके मंत्रालय में आएंगे और अपने अभियान को सशक्त करने के लिए आपका जो भी सहायता उपयोगी लेंगे जी। इस बीच में आपको सबको सूचित कर दूं, हमारे बीच में डॉक्टर मोहित मोंगा जी आ गए हैं, और हम अभी कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे इसलिए बात नहीं हो पाई डॉक्टर साहब से। तो मैं डॉक्टर साहब से पहले तो मनु गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब के विषय में संक्षिप्त परिचय सबको दें। और डॉक्टर साहब को अब ज़्यादा समय तो डॉक्टर साहब का हम को नहीं दे पा रहे हैं आज, क्योंकि बैठक में समय कम रह गया है। तो डॉक्टर साहब से कहेंगे कि संक्षेप में जो इसके दिक्कत है और उसका जो उपचार है वो उसके विषय में डॉक्टर साहब संक्षेप में बताएंगे। मनु जी जरा परिचय दीजिए आप। डॉक्टर मोहित मोगा जी हमारे बीच में हैं। नमस्कार। आप एमडी आयुर्वेद हैं और पीजीडी योगा, पीजीडी क्लिनिकल साइकोलॉजी, और केरला से पंचकर्मा और नाड़ी परीक्षा में भी आप पारंगत हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं और श्री तत्व के भी आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। डॉक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। जी सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है जी क्लियर? हाँ आ रही है जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आ रही है। ओके ठीक है ठीक है। तो जैसे कि आप सभी ने मेरे को ये मौका दिया, आमंत्रण दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करने के बाद दोबारा मौका मिल रहा है। पिछले संडे भी आप सभी से बात हुई थी। इस समय मंच जो है हिंदी भाषा के जो एक संस्कृति से, हमारी जो मातृभाषा से जुड़ा हुआ के साथ में एसोसिएट हुआ है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। आप लोगों से भी परिचय हो रहा है। तो शुक्ला साहब का, उपल साहब का, सबका, गोस्वामी जी, हमारे वकील साहब, पांडे जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज का देखिए जैसा टॉपिक है, हमें पता ही है कि ये कोरोना ने कहर मचा रखा है सब तरफ। एक लिटरल वर्ड लिया जाता है कोरोना। अनम्यूट करवा दीजिए शुक्ला जी, ये म्यूट करवा दीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। हेलो, आपको अनम्यूट मुझे हो गया ना तो ऑल म्यूट कर दीजिए अगर किसी का है नहीं तो। डॉक्टर साहब आपने अनम्यूट करके बोल दिया। हाँ मैंने कर दिया, ठीक है। तो पिछले सत्र में भी हमारा ये कोविड-19 के ऊपर आयुर्वेदिक और योग के अनुसार क्या क्या इसका उपचार हो सकता है, इससे बचा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले देखिए कि
हमारा जो जीवन शैली है उसमें हमें समझना होगा कि ये ऐसे जो संक्रमण है, जो महामारी है, एपिडेमिक, एपिडेमोलॉजी का एक टॉपिक है, पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये क्या करते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो इसके जन साधारण में सबसे पहले बचने का उपाय होता है इसका चेन टूटे। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो मार्च में ये इसका लॉकडाउन लगाया ताकि इसकी चेन टूटे। तो कहीं ना कहीं उसका चेन टूटने से उसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है कम्युनिटी स्प्रेड, उससे बचा जा सके। तो उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं, और ये नहीं कहेंगे कि विफल रहे हैं। पर आज के अगर आंकड़े देखें तो जैसा कि लॉकडाउन खुला हुआ है, तो आज के आंकड़ों में काफी तेजी आ रही है। 3,20,000 के करीब सारे भारत में जो है कोरोना केसेस हो गए हैं। 9,100-200 के करीब जो है वो डेथ हो गई हैं, जो मालिक को प्यारे हो गए हैं, और बीच में 1.25 लाख लोग कुछ ठीक भी हो गए। और आज का जो सीन है उसमें समझ यही आ रही है, मैं क्योंकि चिकित्सा जगत से जुड़ा हूँ, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग, यूनानी, सिद्धा, सभी के प्लेटफॉर्म के डॉक्टर्स जो हैं उनसे मिलना रहता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो समझ में यही आ रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम सारी दुनिया में सबसे बेहतर मानते थे, WHO, इसका नाम जो है सबने लगभग सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आज के टाइम पे उसे हमारा सभी का ये मानना है और कह रहे हैं। आज सुबह भी मैंने एक न्यूज़ देखी, हमारे एक पेपर में छपी है, बहुत अच्छा जर्नल है, उसमें उनसे कहा है कि इट इज़ अ हिलेरियस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि वो कुछ भी कह तो रहे हैं, जो उन्होंने 1 महीने पहले कहा, तो वो 15 दिन या महीने बाद अब जो है वो अपनी स्टेटमेंट को वापस ले रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन काइंड के साथ ब्लंडर ही है एक तरह से। जिस मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, जो हाइड्रोक्लोरोक्विन और अजिथ्रोमाइसिन का जो कॉम्बिनेशन था या अकेला दिया जा रहा था, उसे सारे वर्ल्ड में बांटा भी गया। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से, मोदी जी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे देशों में भी भेजा गया, या अफ्रीका, ब्राजील और भी कई जगह पर। ट्रम्प के साथ भी के कुछ ऐसे जो है मिलते हैं कि सपोर्ट किया है। पर उससे आज के टाइम में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसे ऑथराइज नहीं कर रही कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में साबित हो रहा है कि ये फायदा करती, ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए। तो देखो आज के टाइम पे हाथ खड़े हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, जो मॉडर्न साइंस है, जो इतनी एडवांस मानी जाती थी, तो उनके हाथ खड़े हैं। तो सब किस तरफ जा रहे हैं? सब जा रहे हैं आयुर्वेद की तरफ। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में पिछले 1.5 महीने के अंदर क्लिनिकल ट्रायल भी हो रहे हैं, कहीं कहीं उनको सफलता मिली, उसे न्यूज़ में छापा भी गया है, जैसे गुजरात में हुआ है, जैसे तमिलनाडु में हुआ है। तो गोवा में तो एक टाइम पे जब उन्होंने त्रिकटु चूर्ण और कुछ दवाइयों जो है काढ़े दिए, तो उस टाइम पे गोवा में 0 केस हो गया था। आज की स्थिति में मेरे ख्याल से कुछ 1-2 केसेस या कुछ और शायद केसेस जो आए हैं, जिनका वो दोबारा से उपचार कर लें। तो सवाल ये आता है, हमारा जो मीडिया है उसमें हम देखते हैं कि ये जो एलोपैथी जगत है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, ये एक्चुअल में हमारी इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आगे नहीं देना आना चाहता, क्योंकि उनको कहीं न कहीं खतरा लगता है कि हमारा, उनका जो अस्तित्व है वो पीछे ना हो जाए, या उनको कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ना हो जाए। तो इसलिए वो कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया कि एलोपैथी वालों ने आयुर्वेदिक दवाई को अपने साथ मिलाकर ये एक दवाई का नाम दिया एलोवेदिक, जिस पे बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस खड़े हुए कि जब एलोपैथी वाले आयुर्वेदिक यूज करते हैं तो उनको जो इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी एलोपैथी दवाई यूज नहीं करनी होती, और अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं एलोपैथी वाले उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो आज ये कश्मकश एक जो है मेडिकल कम्युनिटी में अलग से चल रही है। पर हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें आपको मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये चीजें मैंने इसीलिए शेयर करी क्योंकि ये अपडेट्स अगर आपको
सही में पता लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आपको समझ पड़ेगा कि दम जो है वो हमारे भारत का अपना जो आयुर्विज्ञान था, जिसे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसमें। अब उस इंडियन सिस्टम को आज से करीब 8 साल पहले एक मंत्रालय के रूप में, आयुष मिनिस्ट्री के रूप में बनाया गया, और उस स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आयुर्वेद के साथ योगा, स्वरिग्पा, सिद्धा मेडिसिन, मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन, जितनी भी इंडियन सिस्टम मेडिसिन थी जो एलोपैथी को छोड़ के हैं, जिन्हें वो इसे अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उनका एक मंत्रालय बनाया गया। तो आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कहें तो आज सुबह सुबह की न्यूज़ है कि तमिलनाडु में सिद्धा मेडिसिन से, मैंने पिछले सत्र में भी बात करी थी कि एक साउथ इंडिया में एक और मेडिकल सिस्टम यूज होता है, तो सिद्धा मेडिसिन से उन्होंने कोरोना पे जो है जीत हासिल कर दी है। एक और अपडेट है कि जो पतंजलि बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि उनका स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गया है और उनके पास कोरोना का इलाज है। तो उनके पास इलाज किस चीज का है? आयुर्वेद का। जो सिद्धा सिस्टम है वो भी आयुर्वेद का ही एक अंग है, अंश है। सिर्फ एक उसकी स्पेशलिटी है कि उसमें मंत्र और तंत्र की ज्यादा यूज करते हैं। तो वो साउथ में इस चीज का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार भी है और मान्यता भी है। तो सिद्धा मेडिसिन भी जो है वो भी मतलब प्रूव हो गई है, आयुर्वेदा मेडिसिन भी हो गई है। राजस्थान में जोधपुर का जो एम्स है, वहाँ पर एक एसोसिएशन विद एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, उनके साथ में मिलकर एक शोध चल रहा है जिसपे च्यवनप्राश लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका इलाज हो रहा है, जिसका मास सर्वे हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि एक ऐप बनाई गई है आयुष संजीवनी के नाम से, आप भी गूगल पे से शायद डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के जरिए कुल भारत में एक मास सर्वे हो रहा है जिसमें पता चलता है कि कौन कौन लोग घर पर बैठे काढ़े ले रहे हैं या कोई और जड़ी बूटियां ले रही हैं, और वो मास सर्वे करीब 5.5-6 लाख लोग का होगा। तो आज अगर एलोपैथी जगत आयुर्वेद को पीछे करता है तो वो सिर्फ ही की बात है, वो है एविडेंस। वो कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है, आपके पास एविडेंस। तो वो असल में वो जो एविडेंस है वो कुछ ऐसे सिद्धांतों पर है आयुर्वेद के, जिन्हें सही में लैब में प्रूव करना काफी मुश्किल है। जो हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स अक्सर बात करते हैं, अगर किसी का आयुर्वेद से पाला पड़ा है तो वो कहते हैं वात पित्त का। तो वात पित्त का कोई टेस्ट ट्यूब में नहीं दिखाया जा सकता। ये हम जो +2 में थे, बीएमएस के फर्स्ट ईयर में थे, तब भी हमें समझाया गया था, आज भी हमें समझ आता है। कोई कहे कि टेस्ट ट्यूब में हवा दिखाओ तो कोई भी नहीं दे सकता। वो ऐसा एक तत्व है जो मौजूद है, पर उसे कोई ऐसे टेस्ट ट्यूब में अपने प्रत्यक्ष में नहीं देख सकता, अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो वो इन चीजों के वो सवाल डालते हैं जिसका सही में एविडेंस देना मुमकिन नहीं होता। पर ये जो सर्वे होगा इसका एविडेंस बन जाएगा। तो आप सभी से मेरी एक बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीइंग आयुष रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑल्सो, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आयुष संजीवनी ऐप गूगल प्ले स्टोर में आप भी जरूर डाउनलोड करें और उसमें जाकर देखें। आपको वहाँ पे हर गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपको क्या क्या चीज कॉम्बिनेशन में कैसे लेनी है। इतना डिटेल में वो ऐप बना है कि जिसका अनुमान सही में बताएं तो आज के टाइम में कोई भी जल्दी से नहीं लगा सकता कि ये कैसे हो सकता है। इसका श्रेय किसको जाता है ये हमारे टॉपिक से नहीं है, तो मैं उसकी डिस्कशन नहीं करूँगा। तो बात आती है कि अब ये जो कोविड-19 जो क्राइसिस है, इसमें सही में हमारा कैसे बचाव हो सके, प्रिवेंशन मेथड्स क्या है, और योग और आयुर्वेद से कैसे बच सकते हैं। तो जो आयुष मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी दिया है उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो अच्छा होना चाहिए। तो सवाल आता है कि ये इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता। तो हमारे जो शरीर में जो भी कोई बीमारी होती है उसका सही में हम जो हमारा बॉडी हीलिंग करता है वो इम्यूनिटी से होता है। तो वो कैसे है? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोविड-19 का वायरस है, ये वातावरण में भी अवेलेबल है, ये वहाँ पे भी पनप रहा है, और ये कहीं न कहीं ये या इसके जैसे और फ्लू, ये एक फ्लू है। तो उसके ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो प्रोटोजोआ है, चाहे वो फंगस है,
तो ये सब हमारे शरीर में भी कहीं ना कभी ये जरूर एंटर करते हैं। तो बचता कौन है? बचता वही है जिसका इम्यूनिटी अच्छा। तो इम्यूनिटी अच्छा करना ये हमारा सबसे पहले कर्तव्य है। तो इम्यूनिटी अच्छा कैसे होता है और ये होती क्या है, कितने तरह की होती है, इसको मैं छोटा सा ब्रीफ सा बताऊंगा। इम्यूनिटी जो है ये 3 तरह की होती है। एक इम्यूनिटी होती है जो इनेट इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो हमें हेरिडिटरी से मिलती है, जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जो हमारे माता के दूध से मिलती है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा जो हेरिडिटरी जेनेटिक सिस्टम है उससे हमारा जो इम्यूनिटी है वो बनता है हर्ड इम्यूनिटी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडियन जो है सारे वर्ल्ड में इस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अपने आप बच रहे हैं, क्योंकि उनकी हर्ड इम्यूनिटी वो उन्होंने लैब्स, वेस्टर्न कंट्रीज की लैब में भी उन्होंने प्रूव कर दिया है कि इंडियंस का डीएनए बहुत मजबूत है, वो जल्दी से इससे जो है प्रभावित नहीं होते। और वो परसेंटेज क्या है, वो अराउंड 81 to 84% है। जो अगर मान लो कोई भी कोरोना से प्रभावित हो गया, आपके आस पड़ोस में या आपके कहीं भी जाने अनजाने आपको पता लगा कि उसको कोरोना था और मेरे को भी हो गया, उसे सबसे पहले बेफिक्री ये रखनी चाहिए कि वो भारतीय है, इंडियन है, उसका हर्ड इम्यूनिटी जो है बाय बर्थ ही वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि 81 to 84% केसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़े समय में लक्षण के साथ या लक्षण के बिना 14 से 17 दिन के अंदर वो एकदम नील हो जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं है। बाकी बचे इसका मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट वो भी बहुत कम है, वो भी 1-2-3% है। तो इससे देखो ये विगोरस है, ये मैंने लास्ट सत्र में भी कहा था कि इससे जो है हमें बचना जरूर चाहिए। जो भी सेफ्टी मेजर बताए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का यूज है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हो तो वहाँ पे सैनिटाइज करके रखो, और आइस को नहीं छूना है ना, किसी को जो है छींक मारे तो उससे दूरी बना के रखो। तो ये सारी मेजर्स हैं। हैंड वॉश करना, 20 सेकंड के लिए कम से कम जो है हैंड वॉश करना, कुछ भी काम करने लगे हो, इवन मैं कहूँगा कि मास्क पहन रहे हो या उतार रहे हो तब भी हैंड वॉश करना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी है, जब आप मास्क पहनने लगे हो अगर आपके हाथ ही इन्फेक्टेड होंगे तो मास्क से भी अंदर जा सकता है। एक स्टडी और भी हुई कि क्या मास्क लगाने से कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं बढ़ रही, तो वो एक क्लू एक और भी आया है कि मास्क लगाने से आपको अलग से कुछ ना कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जिससे आपके सारे दिन का जो ऑक्सीजन लेवल इस मास्क लगाने से जो कम हुआ वो पूरा हो, तो वो योग के अंतर्गत आएगा। अब मैं मेजर्स पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हेलो मेजर्स जो हैं। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं वंदना सिंह बोल रही हूँ गाजियाबाद से। मैं एक एडवोकेट हूँ। क्या जी अगर सांस ज्यादा चलती है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, सिर्फ कोरोना या कोविड-19, और कोई रीजन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सर एक्चुअली कल मेरे घर में ऐसी एक घटना हुई है। मेरी रिलेटिव है, मेरी जेठानी लगती है, उनको 550 650 शुगर था। हम लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल वाले उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत हमने सोच तो लगा के उनको एंट्री भी किया, तो वो लोग डराए जा रहे, नहीं इनको कोविड है, नहीं बिना टेस्ट के आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? ये बात सही है आपकी, बिना टेस्ट के वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और हाँ, दूसरी बात, उन्होंने अगर इतना उनको डरा दिया। 650 अगर शुगर उनका था शुगर था ना, हाँ अगर जी। इतना शुगर था ना, तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा अफेक्टेड है तो उनका जी ब्रीथिंग वैसे ही जो है वो बढ़ जाएगा, उसमें जी। रेस्पिरेशन रेट, उसमें हार्ट रेट दोनों ही बड़े मिल सकते हैं, वाइटल्स मतलब तो डिस्टर्ब उनको हो जाए। फीवर उनको 99 था, उनका ब्रीथ बहुत ज्यादा, सेचुरेशन मेरे ख्याल से 60 हो गया था, नहीं 50 हो गया था। लेकिन जब उन्होंने सब चीजें लगा दी तो वो 80 के आसपास हो गया। लेकिन उन्होंने इतना मुझे डरा दिया, हॉस्पिटल में लेने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि ये मुझे तो ये लग रहा था कि ये तो सब शुगर जगह है। ज्यादा होने की वजह से पैरालिसिस ना हो जाए। मुझे ये टेंशन थी कि पैरालिसिस। आप एक बात बताइए मुझे, सरकार की तरफ से क्या ऐसा कोई मुहिम नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर कोविड नहीं है या कोविड है भी तो मतलब बाकी पेशेंट, बाकी बीमारियों के लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है हमारे पास कि हॉस्पिटल में कोई लेगा ही नहीं? ये तो बहुत गलत है ना, व्यक्ति तो ऐसे ही मर ये जाएगा फिर। एक्चुअली एक्चुअली हेलो एडवोकेट साहब वंदना आप जी। समझिए, हेलो ये ये डॉक्टर जो है, साहब, हाँ जी, हाँ जी, हेलो।
सर आपसे अनुरोध है कृपया पहले विषय पे ही रहें, बाकी प्रश्नोत्तरी बाद में हो जाएगी। तो आप जो है सबको ये अनुरोध करके रखें, बीच में क्वेश्चन नहीं जी, मेरा सभी से अनुरोध है। जी जी तो जी वो जी उनको डॉक्टर बुरा मैं लगेगा। मैं सभी को म्यूट कर रहा सभी हूँ, से सभी को म्यूट करना। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हो जाइएगा। मेरे को 10 मिनट चाहिए बस, हाँ, ठीक है? और दूसरा ऐसा है ठीक कि समय मैं फिर प्रश्न लेता अभी अभी 6 मिनट समय समय बचा कम। हुआ, 6 मिनट समय बचा हुआ, दोबारा सब लोग दोबारा जुड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वंदना जी का जवाब बाद में पूरा भी करेंगे। हाँ, तो मैं इसके डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। तो हर्ड इम्यूनिटी मैं कह रहा था, इनेट इम्यूनिटी, तो वो जो है वो इम्यूनिटी होती है जो हमें जेनेटिक्स से मिलती है। दूसरी होती है कॉलेज इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारा पालन पोषण के साथ, हमारा खान पान के साथ, हमारा जो केयर है, हमारे पेरेंट्स जो हमारा केयर करते हैं, उससे जो हमारी इम्यूनिटी पैदा होती है। और तीसरी है युक्तिपूर्वक, जो अभी जरूरत है। तो वो युक्तिपूर्वक क्या है, जिसमें युक्ति लगाई जाए, जिसमें जो आपके डॉक्टर है वो आपको आपके प्रकृति के अनुसार, विकृति के अनुसार, आपकी वय के अनुसार, आपके लिंग के अनुसार, आपके सहनन फिजिक के अनुसार और मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो आपका चयन करेगा कि आपको ये औषधियाँ, ये जड़ी बूटियाँ लेनी होंगी, जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो उस इम्यूनिटी के बढ़ाने में जर्नल कुछ मेजर्स हैं, जिसे आयुष मिनिस्ट्री ने भी एडवाइजरी के रूप में पेश किया है। तो उस पे सबसे पहले आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि गुनगुना पानी पिया जाए। तो गुनगुना पानी इन दिनों गर्मी में पीना सबके लिए मुमकिन नहीं है। तो गुनगुना पानी कब पीना चाहिए, इन दिनों भी पीना है तो कब पिया जाए? तो वो सबसे अच्छा समय है, एक तो रात को सोते समय और एक सुबह उठते वक्त। पानी कितना होना चाहिए? 1 कप माने 150 ml, मैक्सिमम कितना? 300 ml। तो अडल्ट के लिए 300 ml से ज़्यादा पानी सुबह खाली पेट या रात को सोते समय पीना है। ये 2 वक्त हो गए। बाकी वक्त जो है गुनगुना पानी कब पिया जा सकता है? तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे के अंदर। तो 3 समय हम खाना यूजुअल लेते हैं, या 2 समय कम से कम हर बंदा लेता है। तो 2 बार ये हो गया समय तो गुनगुना पानी पीने का। इसके अलावा कब पिया जा सकता है? जब भी आप खाना खा रहे हो, तो हम खाना चाहे गर्मी है सर्दी है, हम गर्म ही खाते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हम गर्मी में ठंडा खाना खाते हैं। तो गर्म खाने के साथ गर्म पानी ही पिया जा सकता है। तो गर्म पानी खाने के बीच 1 से 2 बूंद आप 2-3 दफा ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो गुनगुना पानी पीने से हमारा जो पाचन तंत्र है, उसकी जो क्रिया है वो एकदम बराबर चलेगी और हाजमा दुरुस्त रहेगा, हमारे बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होगा। तो इसलिए गुनगुना पानी सारे दिन में यूज करना चाहिए। आज के टाइम में एक जो बात है, ये कहने में आई कि मसाले यूज किए जाए। अभी पीछे अगर कहीं जाएं तो कुछ पैथीज भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो क्रिटिसिज्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मसाले नहीं यूज करने चाहिए। तो आज देखिए कि आज वो चीज सिद्ध हो गई, यूनिवर्सल सिद्ध हो गई कि उसको आयुष मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया कि मसाले यूज किए जाएं, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, है ना, लौंग, दालचीनी। तो ये चीजें यूज की जाए। तो ये चीजें हमारे किचन में ऑलरेडी थी, पहले भी थी, अभी भी है, पर हम पहले ध्यान नहीं देते थे। तो अभी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है इसमें ना वॉलेटाइल्स ऑयल्स होते हैं। तो वॉलेटाइल्स ऑयल्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाकर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं, स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। तो इसलिए इन चीजों का यूज करना चाहिए। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि गर्मी का सीजन है, तो इसलिए गर्मी के सीजन में इन मसालों का यूज तो करें, पर बड़े ध्यान से करें। ये ना हो कि आप मसाले इतने ले लें, इनसे काढ़े बना के ले लें या सब्जी में ले लें, तो आपके पेट में अल्सर हो सकते हैं, मुंह में अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, गर्मी हो सकती है, यूरिन पीला हो सकता है। तो इसलिए पानी भी बराबर पिएं और इन मसालों का जो यूज है वो भी करें, पर बड़े ध्यान से करें। तो इससे अगला जो एडवाइस है उन्होंने बताया, और मैं भी अपने क्लिनिक में 12 महीने बताता हूँ, हर समय बताता हूँ कि ये करना चाहिए। वो है नस्य और ऑयल पुलिंग मेथड। ये क्या है? नाक में तेल लगाना। तो नाक में कुछ भी स्नेहांश लगाना, उसको नस्य कहते हैं। मुंह में तेल को धारण करना, उसे ऑयल पुलिंग कहते हैं। तो नाक में तेल कौन सा डाला जाए? गर्मी का सीजन है, तो तेल के बजाय आप घी डालिए, या गरी का तेल डालिए, या बादाम रोगन डालिए। बादाम रोगन माने बादाम का तेल। तो जो भी आपको सूटेबल है, आपको लगता है
कि ये आपको सूटेबल है तो आप इसकी 2 से 4 बूंद दिन में 2 से 4 दफा डाल सकते हैं। तो ये डालने के समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका एक सेब गीला नहीं होना चाहिए, दूसरा आप ये लेने के ऊपर, क्योंकि गर्मी है, तो हम कोई ठंडा कुछ भी बीवरेज कोई भी ड्रिंक नहीं लें। कि मान लो कि नाक में तेल डाला हुआ है और ऊपर से हमने शिकंजी पी ली या जूस पी लिया, तो गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए नाक में तेल डालिए, घी डालिए। डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकूंगा मैं आपको, 39 मिनट हो गए हैं, तो अभी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो जैसे ही होता दोबारा हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे जी इसको। डॉक्टर साहब बदलते रहे। जी अभी है कुछ सेकंड है, 30 सेकंड। हाँ अपने, हाँ कोई बात नहीं, अपने आप डिस्कनेक्ट होगा तो आ जाएंगे जी। तो ये तेल या घी डालिए और आप आधा घंटा कम से कम रुक कर आप ऊपर से कोई भी अगर ठंडी चीज जैसे नारियल पानी पीना है आपने, चाहे जूस पीना है, चाहे मौसमी खानी, इन दिनों के फल खाने हैं, तो आप खा सकते हैं। आधा घंटा ब्रेक देकर फिर आप ले सकते हैं। ऑयल पुलिंग क्या है? मुंह में 2 से 4 चम्मच तेल को धारण करना और उसे मुंह में चलाना। ये हमारे जो नेजल ट्रैक है, नेजोफेरिंग जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसे ओलिएट करता है, इसमें से टॉक्सिन रिमूव करता है, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और दूसरों जी डॉक्टर साहब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ कर दिया। तो ये ऑयल जो है मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। जो मेडिकेटेड ऑयल हैं वो आपको आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर फिजिशियन वैसे ही एडवाइस करेंगे, तो उसके अनुसार लीजिए। पर अगर आप रूटीन में घर पे आप अपने इस हिस्से का जो आपका मुख है, जो आपका नोज है, नाक है, जिससे सबसे ज्यादा संक्रमण होने के चांसेस हैं, हमारे जो कंजक्टिवा होता है आइस का, उससे भी हो सकता है। तो पब्लिक प्लेस में आप ऐसे ये जो क्लियर ग्लासेस होते हैं ये भी यूज कर सकते हैं। तो आइस के लिए भी हम कहते हैं कि आई ड्रॉप्स डाली जाए, तो वो भी एक अलग मेथड है। तो ऑयल पुलिंग पे बात कर रहा था, तो उसे मुंह में धारण करना है 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। आपको जितना समय आप उसे धारण कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, वो उत्तम रहेगा। उसका पर्पस क्या है? ताकि वो आपके मुंह में जो आपके मुंह का लार है, सैलेवा है, उसके साथ मिक्स होकर वो पूरा आपके मुंह में घूमता रहे। तो उससे आपके मसूड़ों को, आपके दांतों को, आपके गले में जो भी टॉक्सिन है, जो भी मल है, वो निकल जाएगा और उनको सशक्तिकरण होगा। तो ये आयुर्वेद के पंचकर्म के हिस्से के 2 प्रोसीजर्स हैं जो मैंने अभी बताए, नस्य और ऑयल पुलिंग। तो इसके बाद आती है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के और क्या-क्या टिप्स हैं, उपाय हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का बहुत जो है उपयोग किया जा रहा है। च्यवनप्राश बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है। ये लेह जैम के फॉर्म में होता है और इसे लगभग सभी जानते हैं, छोटे से लेके बड़े सब जानते हैं, और ये काउंटर पे बहुत बिकता है। और इस बार तो ये जो है शॉर्ट हो रहा है, काउंटर पे भी जल्दी से मिल नहीं रहा। तो आप बड़ी ध्यान से च्यवनप्राश अपने जानने वाले किसी वैद्य, डॉक्टर, सर्जन या जो हकीम होते हैं या जो पंसारी होते हैं, उनसे क्वालिटी वाला च्यवनप्राश लीजिए। तो च्यवनप्राश लेने का समय क्या है? सबसे अच्छा समय है सुबह। सुबह खाली पेट आप जब गुनगुना पानी पिएंगे, उसके साथ आप जो है च्यवनप्राश ले सकते हैं। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? बड़े के लिए, वयस्क के लिए, अडल्ट के लिए 1 चम्मच, छोटे के लिए आधा चम्मच माने 5 ग्राम। तो ये जो है च्यवनप्राश, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपना अग्नि बल, आपको अपना मेटाबॉलिक फायर, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसका ध्यान रखना होगा। अगर किसी को मेटाबॉलिक फायर या उसका अग्नि बल कमजोर है या उसे भूख नहीं लग रही, तो च्यवनप्राश को सोच समझ के लीजिए या अपने किसी वैद्य से सलाह लेके लीजिए। वो अगर च्यवनप्राश खाएगा तो उसका और डाइजेस्टिव फायर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो च्यवनप्राश को सोच समझ के यूज करना, ऐसा नहीं है कि उसे आंखें मूंद के एडवाइजरी की तरफ से आया है, डॉक्टर्स ने, वैद्य ने या डॉक्टर मोहित ने बता दिया तो वो खाना ही खाना, तो ऐसा नहीं रहेगा। दूसरा, उसको च्यवनप्राश को सुबह अगर कोई नहीं लेता तो नाश्ते में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। या शाम को, सायंकाल, जो हमारा 5-6 बजे का टाइम है जब हम चाय दूध लेते हैं, उससे पहले भी लिया जा सकता है। डायबिटीज के लिए च्यवनप्राश की मैं आपको कहूंगा कि मात्रा कम कर ली जाए, बजाय के डायबिटीज के लिए जो च्यवनप्राश आते हैं जो कहते हैं शुगर फ्री है, तो वो यूज नहीं करें।
क्योंकि वो शुगर फ्री बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं उसका टेस्ट मेंटेन करने के लिए ऐसी चीजें डालनी पड़ती हैं जो शुगर, उसमें कैलोरीज तो कम होती हैं पर शुगर का टेस्ट, स्वीट टेस्ट जरूर होता है। तो वो जो कैलोरीज कम वाला और स्वीटनेस वाला जो भी वो पदार्थ केमिकल यूज करते हैं बेसिकली वो हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए च्यवनप्राश नॉर्मल जो कि शक्कर, घी, मध इन चीजों से बनता है और बहुत ही उसमें जो है अद्भुत दिव्य जो औषधियाँ डलती हैं, जड़ी बूटियाँ डलती हैं, उनसे बनता है। तो वो आप ले सकते हैं, जैसे मुल्तानी, डाबर, हमदर्द, हिमालय और विरगो, यूएपी, ऊंझा, श्री श्री, महर्षि। महर्षि वालों ने तो अपना एक अलग से प्रोडक्ट पेटेंट कराया हो जिसे वो महर्षि अमृत कलश कहते हैं, मैक कहते हैं। वो पेस्ट और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। शुगर वाले जो हैं वो टैबलेट फॉर्म वाला महर्षि अमृत कलश वो ले सकते हैं। तो आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाता है। तो आप सर्च करेंगे, मैं वहीं का कंसल्टेंट हूँ, हम उसके रिजल्ट्स भी देखते हैं। वो बहुत ही अच्छा रेजुविनेटर है, रसायन, उसे यूज करिए। अगली बात आती है काढ़े की। तो काढ़ा जो है वो पीने के लिए कहा है। तो आजकल घरों में लेडीज जो है वो सभी अपने फुल फॉर्म में जो है अपने लेवल पर जो है काढ़े बना के सबको पिला रहे हैं। तो काढ़े में क्या क्या चीजें डल रही हैं देखो, जैसे दालचीनी डल रहा है, तुलसी डल रहा है, काली मिर्च डाल रहे हैं, सौंठ डाल रहे हैं, कोई मुनक्का भी डाल रहा है, कोई मुलेठी भी डाल रहा है, कोई गिलोय भी डाल रहा है, काल मिर्च भी डाल रहा है। तो ये जड़ी बूटियां जो हैं ये आपको घरों में जो आपको जानकारी है जिन चीजों की, उनको उस कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। अगर किसी को इसका कोई फॉर्मूला चाहिए तो आप मेरे फेसबुक आईडी वैद्य मोहित होगा, करीब इस मंथ के स्टार्टिंग के 1-2 दिन में आपको उसका फॉर्मुलेशन भी मिल जाएगा। मैंने एक आर्टिकल में उसे पब्लिश किया है, तो आप उस पर देख के भी ले सकते हैं। पर्सनल कोई राय चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो काढ़े हैं इनको लेने का सही समय क्या है? इनको लेने का सही समय है सुबह। अगेन वही बात आ जाती है, सुबह खाली पेट। तो कब लिया जाए? गुनगुना पानी पीने के थोड़ा टाइम बाद ले सकते हैं। गुनगुना पानी के साथ अगर आपने च्यवनप्राश खाया तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे के अंदर काढ़ा ले सकते हैं। दोबारा कब ले सकते हैं? शाम को ले सकते हैं। और कब ले सकते हैं? रात को सोते समय भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये काढ़े जो हैं हमारे रसोई के मसाले हैं जो तासीर में लगभग हर लेडीज को, हर बड़े को, एक्सपीरियंस बंदे को पता है कि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो बड़े ध्यान से पीजिए। काढ़े को दिन में 2 बार ले लीजिए। बनाने का तरीका होता है कि इन सभी चीजों को लगभग बराबर मात्रा में लेके जब फूट करके रख लेते हैं और एक समय में 1-2 चम्मच को एक जन के लिए 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ के रख देते हैं और उसे 2-3 घंटे बाद बॉयल करके, या वो रात भर भी पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह उसे बॉयल करके आधा गिलास माने 1 कप के उसे जो है फिल्टर करके उसे पीना चाहिए। तो इसके बाद आता है कि आप उसमें क्या मिला सकते हैं। तो आप जब बन जाता है एंड में उसमें शुगर डालना है, मीठा करना है, तो उसमें जो है जैगरी डालिए, नेचुरल प्याज लगा के टमाटर कर दो, मैं आ रही हूँ। और नींबू का जो रस होता है उसकी अगर किसी को सूट करता है तो 5-7 बूंद डाल सकते हैं सिर्फ एंड में सर्व करने के टाइम। कभी भी बॉयल करने के टाइम आप जैगरी नहीं डालिए, चाहे आप नॉर्मल चाय पी रहे हो तब भी, चाहे आप ये काढ़ा बना रहे हो तब भी, और नींबू का रस भी एंड में डालना चाहिए। इसके बाद बात आती है गोल्डन मिल्क की। तो ये बहुत फेमस हो गया है। गोल्डन मिल्क किसे कहते हैं? मिल्क, दूध, गोल्डन स्वर्ण, सोने के रंग का। तो दूध में हल्दी डाल दी जाए तो उसे गोल्डन मिल्क कहते हैं। और ये गोल्डन मिल्क जो है ये अभी बहुत विख्यात हो गया है। आज से बहुत साल पहले ये जो हमारा बॉलीवुड है इसमें तो इसका एक ट्रेंड वैसे ही चला हुआ। तो अब इसे तो हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने भी अप्रूव कर दिया। तो गोल्डन मिल्क के फायदे क्या हैं? गोल्डन मिल्क में हल्दी डलती है और मैं उसमें 2 चीजें और ऐड करने के लिए कहता हूँ। मुझे करना, मेरी फोटो नहीं लिखी। ये बीच में म्यूट करिए। हाँ जी। तो जो दूध में हल्दी डालकर पीने को गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो ये हल्दी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो चम्मच का आधा हिस्से से लेके चौथे हिस्से तक हल्दी डालनी है। कब डालनी है? दूध बॉयल करने के टाइम डालनी है।
और अगर आपको ताजी हल्दी मिल रही है, इस मौसम में आजकल अदरक की गांठ की जैसे हल्दी आ रही है, तो आप छोटी सी एक गांठ जो है उसे कद्दूकस करके या छोटे छोटे पीसेस करके दूध बॉयल करने के टाइम में उसे साथ में डाल दीजिए। और जब वो दूध बॉयल हो जाए उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद आप उसमें चम्मच का तीसरा हिस्सा या आधा चम्मच या चौथा हिस्सा उसमें घी डालेंगे और एक दो चुटकी जो है काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो ये बना सही में गोल्डन मिल्क का 100% फायदा लेने वाला योग। अगर आप अकेली हल्दी डाल के ले रहे हो तो उसका फायदा मिल रहा है। सपोज आपको वो फायदा दे रहा है 50% दे रहा है, अगर आप उसमें घी डाल देते हैं तो उसका फायदा आपको हो गया 80%। अगर आप उसमें काली मिर्च डाल देते हैं तो 100%। तो कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत मैटर करता है। हल्दी में कुछ क्यूरक्यूमिन नाम का तत्व रहता है जो अगर उसको स्नेहांश मिल जाता है और उसे काली मिर्च का जो उसको अल्कलॉइड मिल जाता है, तो उस कॉम्बिनेशन में उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, एक वर्ड होता है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि उसका असर जो है वो काफी गुना हो जाता है। वो काफी गुना होने से हमारी इम्यूनिटी में बहुत जल्दी से जो है राइज होता है और हम रोगों से बच सकते हैं। तो इसके साथ में आगे एडवाइस में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर किसी को इन दिनों, जैसे अभी वंदना जी गाजियाबाद से बोल रहे थे, तो उसका टेम्परेचर जो है ब्रीदिंग बहुत बढ़ गया था, शुगर बहुत बढ़ गया था, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में आपको जहाँ भी निजी सहायता सबसे पहले मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या उससे बड़े सेटअप में, तो वो साथ के साथ लेनी चाहिए। अगर घर पे किसी को सॉर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ आ रही है, तो क्या कर सकते हैं? तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि लौंग बहुत कॉमन चीज है, हर घर में मिलता है, तो लौंग एक के साथ में जो है मुलेठी का छोटा सा पीस या पाउडर करीब चम्मच का तीसरा हिस्सा उसे मुंह में रख लीजिए और उसे चूसते रहिए। वो चूसते चूसते मुलेठी तो आपको घुल जाएगी अगर पाउडर फॉर्म में, लौंग जो है फूल जाएगा। तो आधा एक घंटा वो मुंह में रखने पर फूलने के बाद उसे जो है आप चबाइए और उसका जो कड़वाहट है उसे टॉलरेट करिए। तो वो आप दिन में 2 या 3 दफा लेने से डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लिए अपने आप को। सॉर थ्रोट में और क्या कर सकते हैं? स्टीम ले सकते हैं। तो स्टीम चीज की अजवाइन जो है हमारे घर में रहता है कैरम सीड, उसे आधा चम्मच का तीसरा हिस्सा पानी में डालकर उसे बॉइल करके उसके स्टीम ले सकते हैं, नहीं तो पुदीने के पत्ते डाल के ले सकते हैं। शहद का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लौंग का पाउडर है और अगर आपको शहद लेना आपको पसंद है, आपको वो ठीक रहता है, तो आप शहद में उस पाउडर को मिक्स करके ले सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप काढ़े में भी लौंग डाल सकते हैं, उसमें काढ़े में छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं। तो इससे उसका जो बैलेंस हो जाता है गर्म और ठंडी तासीर की चीज़ों का। अक्सर लौंग को लोग समझते हैं कि वो गर्म होता है तासीर, नहीं ऐसा नहीं है। लौंग को, अगर लौंग का तेल जो है अगर पतासे में लिया जाए तो एसिडिटी को भी ठीक करता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, मतलब छोटे लेवल के नहीं, अच्छे वाले, तो वो एंटा एसिड है। हमारा एक आयुर्वेद का बहुत कॉमन योग है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं अगर उनको पता है कि अविपत्तिकर का यूज बहुत करता हूँ मैं, तो अविपत्तिकर में लौंग जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो वो लौंग जो है वो काम क्या करता है, हमारे पित्त की जो है उसको सेटल करता है, पित्त के लेवल को बैलेंस करता है। तो इस तरह से ये कुछ उपाय हैं जो आयुर्वेद के अनुसार जो काढ़े बताए, गोल्डन मिल्क वगैरह, ये चीजें आती हैं। अब बात आती है योग। योग में क्या किया जाए? तो योग में आजकल पूरी बाढ़ आ रखी है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम है चाहे वो फेसबुक है, तो मतलब कोई मुश्किल से कोई होगा जो योग सिखा ना रहा हो या ये भी कह सकते सीख ना रहा हो। तो ठीक है, आप सब कुछ करिए। इन लॉकडाउन के डेज में हम ये तो कह नहीं सकते कि हम घर से बाहर जाके किसी से प्रशिक्षण लिया जाए। तो आप सबसे पहले बड़े साधारण सा जो योग है जिसे लोम विलोम कहते हैं, कि एक तरफ से सांस लेना दूसरी तरफ से छोड़ना, बहुत आहिस्ता से उसे करना होता है जिसमें ध्वनि आवाज ना आए। तो वो लोम विलोम जो है दिन में 2-3 दफा करें, 5-10 मिनट एक बार का उसका जो है रहे कि आप एक टाइम पे 5-10 मिनट कर रहे हैं।
तो इसके साथ में गर्मी की ऋतु है, तो मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि शीतली शीतकारी 2 प्राणायाम है जो आपके हीट को, जो आपके बॉडी हीट को जो नॉर्मलाइज करती है, इक्विलिब्रियम में लाती है। तो वो शीतली शीतकारी प्राणायाम आपको डेमो में मिल जाएंगे बाबा रामदेव की वेबसाइट पे या कैवल्य धाम पे या बिहार योग स्कूल से या श्री श्री से। तो आपको अगर नहीं कहीं मिलता तो आप यूट्यूब पे मेरे नाम से भी अगर सर्च मारेंगे तो आपको शीतली शीतकारी प्राणायाम, जो कि इसी महीने में मैंने बनाया लोगों के लिए, तो उसको आप करिए, उसका उपयोग लीजिए। इसके अलावा योग निद्रा करें, इसके अलावा सूर्य नमस्कार करें, इसके अलावा कपालभाति, उज्जयी, भस्त्रिका, ये प्राणायाम, इन 3 प्राणायाम प्लस शीतली शीतकारी, 4 प्राणायाम में अगर आप कोई भी 2 प्राणायाम को अपने रेगुलर लाइफ का, रूटीन का हिस्सा बना देते हैं तो आपको इम्यूनिटी में बशर्ते अच्छा लाभ मिलेगा और आपको जल्दी से किसी भी तरह का कोरोना ही नहीं, और भी जो संक्रमण है और भी जो इन्फेक्टिव जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे बचने का भी, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल में जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल है, नींद नहीं आ रही, बीपी हो रहा है, या हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और वात की प्रॉब्लम हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो इनमें जो है आपको लाभ 100% मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर वैद्य की सलाह चाहिए हो तो आप अपने निजी कोई भी वैद्य जो डॉक्टर है उनसे मिलके आप सलाह ले सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ये चीजें में से कौन सा, क्या चीज कितनी मात्रा में लेना चाहिए, दिन में कितना लेना बनता है। तो इसके साथ में मैं अपना आज का डिस्कशन मेरी तरफ से मैं पूरा करता हूँ। शुक्ला साहब। धन्यवाद डॉक्टर मोहित जी, थोड़ा लेट आए आप, कोई बात नहीं है, उससे मैं समझ आपकी मैं परेशानी समझ सकता हूँ, आप ट्रैफिक में थे और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आपके राय से बहुत लाभ हुआ होगा। आपका फ़ोन नंबर मैंने दे दिया है, चैट बॉक्स में दिया हुआ है, अगर कोई डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहता है तो डॉक्टर साहब के वेबसाइट पे आप फ़ोन नंबर पे जा सकता है। तो मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद करता हूँ। और मनु जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर श्रीमान उपल जी को बुलाएं, आप उनको बोलने के लिए कहें। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। मतलब हम आशा नहीं कर रहे थे कि हमें इतनी विस्तृत जानकारी और इतने मतलब इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला है। मैं समझती हूँ सारी समस्याओं का समाधान हो गया है और आगे भी आपको कष्ट देते रहेंगे हम। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे उपल जी भाई साहब से कि भाई साहब अनम्यूट कर लें अपना और हमारा मार्गदर्शन करें। और राघवेंद्र जी भाई साहब थोड़ा सा समय देख लेंगे, जिस हिसाब से हो उतना बता दीजिए। हाँ, हमें 5 मिनट का समय माननीय उपल जी को रहेगा। ठीक है सर। वीडियो मीटिंग में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को सादर प्रणाम। कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी है, तो उसके ऊपर ज्यादा ना बोलते हुए मैं रेजिडेंट वेलफेयर काउंसिल्स के बारे में बताना चाहूंगा कि इस संकट के काल में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के क्या क्या काम हैं और उनको किस तरह से करना चाहिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो मेनली वेलफेयर का काम करती हैं। वेलफेयर के काम में उनकी ये ड्यूटी बन जाती है आज की तारीख में, जो कि सब वेलफेयर एसोसिएशन आजकल अच्छी तरह से निभा रही हैं, जैसा हम समाचारों में देखते हैं कि सुरक्षा का और सफाई का बहुत ध्यान रखना है। सुरक्षा ऐसी कि आपकी पॉकेट में कोई बाहर का व्यक्ति, अनजान व्यक्ति ना आ पाए, रेडी वाले सामान बेचने के लिए ना आ पाए, और जहां तक हो सके अपने रेजिडेंट्स भी बगैर किसी कार्य के, आवश्यक कार्य के, घरों से बाहर ना निकलें, पार्कों में ना जाएं, और पार्कों में ना जाने से, क्योंकि पार्क में अगर आप जाते हैं तो अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति वहां से गया है तो वो आप कैच कर सकते हैं उसको, क्योंकि आधे घंटे तक बताते हैं कि वो संक्रमित व्यक्ति अगर कोई छींक गया वहां पर तो वो संक्रमण वायुमंडल में रहता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि पार्क में कोई भी नहीं है, लेकिन संक्रमण हो सकता है तब भी। तो इसलिए पार्कों में जाना और सड़कों पर घूमना बगैर किसी कार्य के, उससे आपको बचना है। और जहां तक सफाई है, पॉकेट में पूरी सफाई रहनी चाहिए, सफाई का ध्यान रहना चाहिए। सुरक्षा के हिसाब से
जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, मिनिमम डिस्टेंसेस का पालन करना, मास्क लगाना, ज्यादा लोगों से भीड़ इकट्ठी नहीं करना, तो इन चीजों से बचना है। दूसरी बात ये आती है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का ये काम है ऐसे संकट में और बगैर संकट के भी कि बिजली, पानी की और सफाई की व्यवस्था पूरी बनी रहे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगर इसमें कहीं से भी कोई रुकावट आती है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, क्योंकि हर एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सारे कंसर्न डिपार्टमेंट से अपना संपर्क रखती है। दिल्ली पुलिस हुई, एमसीडी हुई, जल विभाग हुआ, बिजली सप्लाई हुई, और इसमें कहीं भी कोई परेशानी आए तो उनके पास ये सब नंबर विद्यमान रहते हैं। सब जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका नंबर रहता है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी हम लोग भी लोगों को सूचना देते हैं कि पानी की रुकावट कल रहेगी या बिजली 1 घंटे के लिए बंद रहेगी, आएगी। गैस के बारे में भी बताते हैं कि उसमें कभी रुकावट आती है मेंटेनेंस के चक्कर में। तो ये सब चीजों का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो ध्यान रखती है। संपर्क स्थापित करना डिपार्टमेंट के साथ में और साथ ही हमारे एरिया के जो एमएलए हैं, काउंसलर हैं, एमपीज हैं, उनके साथ है, ताकि अगर कभी भी कोई परेशानी हमारे को आती है तो सीधा हम उनको कंसर्न करते हैं कि भाई हमारे सैनिटेशन करवाइए, हमारे जो दवाई का छिड़काव करवाइए, या और कोई पेड़ पौधों की समस्या आती है, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे समय जब लोग बाहर नहीं निकल रहे तो हमारे पेड़ पौधे, हमारे पार्क सूख ना जाएं। तो उनको पानी देने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा और घास कटिंग, ये सब काम भी साथ साथ ऐसे समय में होते जा रहे हैं। इनको करना भी बहुत जो है वो आवश्यक है। इसके साथ ही साथ एक बात और है कि अपने जितने रेजिडेंट्स हैं उन सबको ये आश्वासन देना है कि आप चिंता मत करिए, हम हैं। अगर कोई भी परेशानी आती है तो हमें कांटेक्ट करें, हमारे पास संपर्क सूत्र हैं और हम उनसे, उनके द्वारा कोई परेशानी का हल निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, बल्कि हुआ है हमारी पॉकेट में भी, कि कोई इन सब उपायों के बावजूद कोई व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो जाता है, उसको क्वारंटाइन कर दिया घर में। हमें उसको भी आश्वासन देना है और उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना, ना करे, और उसको आश्वासन दिया कि भाई हम तो आपके आप क्वारंटाइन करिए, जो आपको तरीका है। कोई भी इसके बावजूद आपको परेशानी है तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे यथासंभव उसको दूर करने के लिए। साथ ही 2 दिन पहले ही विकासपुरी में समस्या आई हमारी पॉकेट में नहीं, लेकिन पॉकेट के बाहर कहीं एक गाय की डेथ हो गई। तो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एकदम से काम करती है, संपर्क सूत्र बना के और इतला करिए और वो आए और उसको जल्दी से उठा के ले गए। कहीं कोई कुत्ता जो है बीमार हो, कोई गाय बीमार हो, तो आदमियों के साथ साथ उनका भी देखभाल करना हमारी ड्यूटी बन जाती है कि उसको करें, और अपनी पॉकेट में अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और सब लोगों से संपर्क व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू रखते हुए, टेलीफोन के थ्रू रखते हुए सबको आश्वासन दें कि अभी आप चिंता मत करें, हम हैं, तो सब चीजों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे को समय देने के लिए। शुक्ला जी इसमें हमारी काफी मदद करते हैं और शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया हुआ मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन का, और हमें कभी भी जरूरत पड़ती है तो हमारा एक संगठन बना हुआ है और संगठन में बहुत शक्ति होती है। आज बड़ी अच्छी बात है कि हमारा संगठन जो है वो भारतीय भाषा अभियान मेरठ के साथ में जुड़ने से हमारे को जितना ज्यादा संगठन मजबूत होगा उतने ज्यादा विचार आएंगे और उतना ज्यादा ही समूह में ताकत बढ़ेगी और हम काम करते रहेंगे। तो आप सबका जो भी आज उपस्थित हैं सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। एक मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर जी, क्वेश्चन ये था कि हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, मसाले ले लिए, ये ले लिया, हमें थोड़ी सी गाइडेंस इसलिए दे दीजिए कि जो सामान बाहर से आता है, दूध के पैकेट आते हैं और कोई पैकेट्स आते हैं, तो वो भी अंदर ले जाने से पहले उनको जो है वो देखभाल करनी जरूरी है, उसके थ्रू हमारे संक्रमण अंदर ना पहुंच जाए। उसके लिए कुछ गाइडेंस दे दीजिए।
जी जी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने अंकल। देखिए, एक मेडिकल शॉप से ना एक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कॉन्सनट्रेट होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं उसे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो वो छोटी सी बोतल मिल जाएगी आपको। उसे घर में लाकर आपको एक ढक्कन जो है आपको 2 लीटर पानी में डाल देना है। और स्प्रे होते हैं आजकल, सबने घर में स्प्रे रख रखे हैं, तो स्प्रे की बोतल में उसे फिल करके जब भी आप बाहर से, कोई आपका सर्वेंट या कोई भी बाहर से आपको देके जाता है, तो उसको सबसे पहले घर के बाहर कोने में ही रख दीजिए और वो स्प्रे डाल के रख दीजिए। अगर आप वो स्प्रे डालकर उसे कम से कम 2 घंटा छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि उसमें कोई भी ऐसा पैथोजन जो है वो नहीं रहेगा, वो पैथोजन फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद कोई चिंता नहीं है उसे छूने में यूज कर। और दूसरी बात, सब्जी या कुछ भी ऐसा दूध का पैकेट आता है, उसे आप घर में बाहर ही गर्म पानी में छोड़ दीजिए। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं मिलता तो गर्म पानी में, ऐसा उबलता पानी ना हो, गर्म पानी हो और उसमें नमक डाल दीजिए। नमक नहीं है तो सिरका डाल दीजिए, सिरका विनेगर, विनेगर नहीं है तो नींबू डाल दीजिए। तो उसमें डालकर छोड़ने से करीब 1 घंटा मिनिमम छोड़ने के बाद आप उसे अगर यूज कर देते हैं, उसे पकड़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अमित जी से कहूंगा, धन्यवाद सर। अमित जी आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मिश्र जी को आप आमंत्रित करें। माननीय मिश्र जी अपने विचार रखेंगे भारतीय भाषा अभियान के विषय में, अभी तक के जो कार्य हैं वो हम किस तरह से हम लोगों ने। शुक्ला साहब, मेरे को, हाँ, मैं माफी चाहूंगा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरे को इजाजत चाहिए। सर ठीक है, कहीं, आपका बड़ा आभार आपका, और हाँ, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आगे मैं आपसे संपर्क में रहूंगा, और आपका जो वीडियो है, बाकी चीजें मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो जो चाहे तो दोबारा देख सकते हैं उसे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अमित जी आप धन्यवाद। थैंक यू। अमित जी आप माननीय मिश्र जी को, अमित जी आप अपने आप को अमित जी अनम्यूट कर लीजिए। अमित जी जी आप माननीय मिश्र जी को आमंत्रित करिए ताकि आप माननीय मिश्र जी करें। जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस मीटिंग में ज्यादा समय ना लेते हुए, भाई साहब अपने हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हम में सबसे बड़े भी हैं, और आप ही की छत्र छाया में भारतीय भाषा अभियान का मेरठ प्रांत कार्य कर रहा है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बड़े भाई आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं ताकि आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। भाई साहब आज के सभा में सब लोग को आवाज जा रही है? जी आ रही है, आ रही है जी, आवाज आ रही है भाई साहब। आज की सभा में उपस्थित सारे सदस्यों को भारतीय भाषा अभियान की तरफ से नमस्कार। हम लोग नमस्कार। आज की जो मीटिंग है, दिल्ली स्टेट निवासी कल्याण समिति और भारतीय भाषा अभियान मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। राघवेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा विचार यह दिया है कि कोरोना के ऊपर और कार्यक्रम हो, हर प्रांत में यह कार्यक्रम हो, ऐसा हम लोगों ने एक योजना बनाया है। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने से हम लोग कोरोना संक्रमण को झेल रहे हैं, और हम अधिवक्ता बंधु अपने न्यायालय में जो कार्य कर रहे हैं वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो अति आवश्यक कार्य है उसको निष्पादित कर रहे हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको कोरोना में अपना जीवन चलाने का अभ्यास बना लेना चाहिए, और इसी निमित्त भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता सतत अपने पथ पर अग्रसर होते हुए कार्य कर रहे हैं। जैसे हम लोग न्यायालय में काम कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो कई प्रकार की दिक्कतें भी आ रही है। चूंकि सबके पास साधन नहीं है, साधन के अभाव में वो कार्य नहीं कर पा रहे। अभी अभी एक जो मामला आया है कड़कड़डुमा न्यायालय में, के.एस. गोस्वामी जी का, वो बेल मैटर में आर्गू कर रहे थे
अचानक उनका जो है फीवर बढ़ गया और उनकी जो है अकस्मात मृत्यु हो गई। तो कई दिक्कतें हैं जिसमें हम लोगों को उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। भारतीय भाषा अभियान के जो कार्यकर्ता हैं उनको पता है कि 2015 में भारतीय भाषा अभियान का गठन हुआ। 5 सितंबर 2015 में, यानी मात्र 5 वर्ष का बच्चा है, अभी 2-3 महीना और छोटा ही है। परंतु इन 5 वर्षों में जो भारतीय भाषा अभियान अपनी ऊंचाई प्राप्त की है वह अवर्णनीय है। सबसे पहले तो हम लोगों ने 2015 से जब काम शुरू किया तो 2 साल में पूरे भारत में एक जन जागृति स्थापित कर दिया। यहां तक कि हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी और संपर्क किया। उस संपर्क का माननीय मिश्र जी, आपका फोन अनम्यूट कर लीजिए। जारी आवाज? जी जी। तो उस सिल्वर जुबली वर्ष पर मैसूर उच्च न्यायालय में उन्होंने कहा कि जनता भी जिस बात को समझती है, नंबर ही ना आना का कुछ कहने का, जनता जिस बात को समझती है उसी भाषा में और न्याय मिलना चाहिए। जिसका परिणाम क्या हुआ? 2 वर्ष के बाद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जनता की भाषा में 9 भाषाओं में 9 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें हम जो है और आदेश की कॉपी निर्गत करेंगे। जिनको जिस भाषा में आदेश चाहिए उस 9 भाषा में हम निर्गत करेंगे। कितना बड़ा परिवर्तन आया। और तो और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी हिंदी के लिए महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रपति से सहमति लेकर वहां के उच्च न्यायालय में और अपनी भाषा लागू करा दी। मातृभाषा में काम होगा, ऐसा तय हो गया। परंतु लॉर्ड मेकाले के मानस पुत्र हर जगह उपलब्ध हैं, क्योंकि लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि भारत आजाद तो जरूर हो रहा है परंतु मानसिक रूप से हमेशा गुलाम रहेगा। जिसका परिणाम क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई। उस याचिका में यह कहा गया कि अंग्रेजी में सब लोग सुलभ हैं, सारी पुस्तकें सुलभ है, सारे न्यायाधीशों को, न्यायमूर्ति को भाषा सुलभ है, इसलिए अंग्रेजी में ही उच्च न्यायालय में, हरियाणा के उच्च न्यायालय में कार्रवाई होनी चाहिए। 4 व्यक्ति ने मिलकर के पिटिशनर इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से और रिट लगाई। परंतु जानते हैं भारतीय भाषा के अभियान के चलते जो भारतीय भाषा अभियान ने काम किया है, इतने बड़े बड़े जो रणबांकुरे हैं उन रणबांकुरों के माध्यम से और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, भारत की 80% जनता
हिंदी में और वाद विवाद करना अधिक अच्छा समझती है। क्यों ये बात कहा उन्होंने? तो वो एमपी के उच्च न्यायालय में और चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। वहां पर चूंकि सारा काम जो है हिंदी में होता था, इस कारण से उसका उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि बहुत अच्छा वहां काम हो रहा है और पूरे देश में 80% जनता हिंदी भाषा को जानती है, इसलिए वहां हिंदी भाषा में ही काम होगा, और उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इतना बड़ा अभियान आज 73 वर्षों से, भारत आजाद तो हो गया लेकिन अपनी अभिव्यक्ति मातृभाषा में नहीं दे सकता है। आखिर ये स्थिति आई क्यों? तो इस स्थिति के अगर कोई गुनाहगार है तो हम ही हैं। माफ करेंगे, राघवेंद्र जी बार बार देख रहे हैं हमारे तरफ, समय कम है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। चूंकि धारा प्रवाह लग रहा था मैं काफी विषय बोलूं, परंतु समय अभाव के चलते मैं आगे और अधिक विषय नहीं लूंगा। मैं छोटा सा निवेदन करूंगा। ये वेबिनार और बाकी जनसभा, न्यायालय की सभा, ये बाह्य कार्य है। आंतरिक कार्य क्या है? न्यायालय में अपनी भाषा में कार्य होना। जैसे दिल्ली के न्यायालय में सीपीसी कहता है, सीआरपीसी भी कहता है कि मातृभाषा में काम हो सकता है, तो अधिक से अधिक वाद डलना चाहिए। दूसरी बात कि अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, तो इसके लिए हम अधिवक्ता क्या कर रहे हैं? हमारा दायित्व क्या बन रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति को हम पत्र लिखें व्यक्तिगत रूप से। हमारी संस्था क्या करती है ये हम लोग बाद में विचार करेंगे, परंतु व्यक्तिगत रूप से हम पत्र लिखें कि 348 में संशोधन किया जाए। चूंकि भारत की 80% जनता हिंदी में बात को समझती है या क्षेत्रीय भाषा में बात समझती है, इसलिए वहां के न्यायालय में या तो क्षेत्रीय भाषा में काम हो या भारत संघ के भाषा में, जो 343 में कहा गया है, भारत संघ की भाषा में न्याय हो, कार्य व्यवस्था वहां की भाषा में हो। सर माफी चाहता हूँ, अपने माननीय मिश्र जी माफी अपने कार्यकर्ता 2 मिनट और समय मैं लूंगा अगर होगा तो। अच्छा ठीक है, अगर दोबारा समय तो 1 मिनट रह गया है, पर फिर भी दोबारा जुड़ जाएंगे, अगर हम लोग होगा दोबारा जुड़ जाएंगे। आप बोलिए। ठीक है फिर ठीक है, समाप्त किया जाए। नहीं बोलिए ना, बोलिए। समाप्त किया जाए। दोबारा हमारा हो गया है, दोबारा जुड़ जाएंगे। हाँ। दोबारा जुड़ जाएंगे। हाँ, चलिए। नहीं आप बोलिए। हो गया। अच्छा तो अब मैं, हमारे बीच BS थापर जी हैं जो हमारी दिल्ली स्टेट काउंसिल है उसके चेयरमैन साहब बैठे हुए आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और अक्षय जी, मैं धन्यवाद के लिए बोलूंगा, एक बार धन्यवाद आप करें। आप पास 45 सेकंड बचे हुए हैं जी। अक्षय जी की लगता है आवाज नहीं आ रही है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप ही कर दीजिए, आप ही धन्यवाद कर दीजिए जल्दी से। जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। माननीय मिश्र जी आपका, डॉक्टर DP मिश्रा जी का, डॉक्टर मोंगा जी का, और वैद्य जी का, और उपल जी का, संजय जी का, आप अमित जी का, मनु जी का, अक्षय जी का, और हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सबका मैं आभार धन्यवाद करता हूं। आप लोग जुड़े। अगले रविवार को हम लोग दूसरी बैठक के साथ बैठेंगे, सबको इकट्ठा होंगे। जो चीजें रह गई हैं माननीय मिश्र जी से क्षमा चाहता हूं, हमें मुख्य वक्ता को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन माननीय मिश्र जी को टोकना पड़ा क्योंकि समय का अभाव था।
हम अगली बैठक में अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत प्रणाम। राघवेंद्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबको मिला